जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों? ठीक हैं आप? आज जो है ना वो हम मॉड्यूल नंबर 8 यानी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो शुरू करने जा रहे हैं। इसको मैं पूरी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? आप लोगों को एमसीक्यूज़ भी बताऊँगा कैसे आए हैं और आने हैं। कम से शॉर्ट आ सकते हैं, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कौन-सा लॉन्ग आ सकता है, ये भी बताऊँगा। सबसे पहले देख लो कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है और उसकी क्या हमारे बिज़नेस के अंदर ज़रूरत होती है। वो कहते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट वो हिस्सा होता है आपके टोटल कैपिटल का, यानी टोटल जो सरमाया आपने अपने उस बिज़नेस के अंदर लगाया होता है उसका, जो कि यूज़ करते हो आप अपने ऑपरेशंस ऑफ द बिज़नेस, एक बिज़नेस के ऑपरेशंस के अंदर। तो ये मकसद आ सकता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज़ यूज्ड इन ऑपरेशन फॉर ये ऑपरेशन की जगह पे और भी 3-4 चीज़ें डाल के उल्टी सीधी वो पूछ लेगा मरूज़ी। तो ऑपरेशंस ऑफ अ बिज़नेस, करंट एसेट्स होते हैं इसके अंदर। आर दोज़ एसेट्स, वो एसेट होते हैं जो कि नॉर्मली जो है ना एक बिज़नेस के अंदर रखे जाते हैं और उनका जो दौरानिया होता है ना वो 1 साल से कम होता है, ठीक है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसे मतलब कि पैसे, ऐसे मतलब कि एसेट, ऐसा सरमाया जो 1 साल से कम अरसे के लिए आपके बिज़नेस में रहता है, वो इस्तेमाल में आ रहा होता है, जा रहा होता है, सारे का सारा जो है वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग का मतलब क्या होता है? काम में लगा हुआ। कैपिटल का मतलब सरमाया, यानी वो सरमाया जो बार-बार इस्तेमाल हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है और उसका दौरानिया भी 1 साल से कम है, वो सारे का सारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। वर्किंग कैपिटल जो होता है ना नेचर के अंदर, वो कहते हैं बेसिकली करंट एसेट के बारे में और करंट लायबिलिटीज़ के बारे में जो है ना वो बताते हैं हमें। करंट एसेट क्या होते हैं? वो पैसा, वो इनकम, वो कैश, ठीक है? वो सामान, वो चीज़ें जो आपके बिज़नेस के अंदर काम में लगी हुई हैं और उनका दौरानिया 1 साल से कम है। और करंट लायबिलिटीज़ वो देनदारियाँ, वो पैसे, वो चीज़ें जो आपने किसी को लौटाने हैं और लौटाने कितने अरसे में है, 1 साल से कम अरसे के अंदर, वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं, ठीक है? अब इसके अंदर 2 चीज़ें बेसिकली शामिल हैं, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से मुराद दरअसल तमाम तरह के आपके ना करंट एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? करंट एसेट, यानी वो चीज़ें जो 1 साल के अरसे के अंदर-अंदर इस्तेमाल में आ रही होती हैं, ठीक है? मतलब 1 साल से कम एज वाली चीज़ें, पैसा भी हो सकता है, आपके वो फैक्ट्री के अंदर चलने वाला सामान हो सकता है, माल हो सकता है, खाम माल हो सकता है, मटीरियल हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? कैश इन हैंड्स हो सकता है, कुछ ऐसी सिक्योरिटी हो सकती है जो आपने बाय की हुई है और वो 1 साल के अंदर उनको एक्सपायर हो जाना है, फिर नई आ जाएँगी, फिर आ जाएँगी, इस तरह से। ये जो आइटम होते हैं ना करंट एसेट्स के, वो आर होते हैं टू बी फाइनेंस्ड मोस्टली बाय करंट लायबिलिटीज़। अब ये जो सारी के सारे जो आपके एसेट आपने अपने मतलब बिज़नेस के अंदर लगाए होते हैं ना, इन इनको जो है ना आपने उनको फाइनेंस करवाया होता है करंट लायबिलिटीज़ से। ज़ाहिर है जो पैसा करंट एसेट है ना, 1 साल से कम अरसे के लिए आपके बिज़नेस के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल लगा हुआ है, रुपीज़ भी है ना, जो पैसे कैश है वो भी आपका एसेट ही है, ठीक है? इसी तरह कुछ चीज़ें जो आप उधार पे दे देते हो 1 साल से कम अरसे के अंदर, तो इस तरह से वो भी आपका करंट एसेट्स होता है, जो उससे पैसे आएँगे वो भी करंट एसेट होगा, ठीक है? तो ये होता है। उसके बाद इन्वेंट्री वगैरह जो होती है, सामान वगैरह सारे का सारा जो बिज़नेस में चल रहा होता है, बना रहे होते हो गुड्स वगैरह, वो भी आपका करंट एसेट होता है। तो ज़ाहिर है ऐसी चीज़ें जिनको आपने 1 साल से कम अरसे के लिए लिया है ना, ठीक है, फाइनेंस करवाया है, तो उनको आपने देना भी तो फिर 1 ही साल के अंदर है ना। तो इस तरह जो चीज़ें आपने 1 साल से कम अरसे के लिए ली हैं और उनको लौटाना भी 1 अरसे के अंदर-अंदर है, 1 साल के से कम अरसे के अंदर-अंदर, 1 साल से कम अरसे के अंदर-अंदर, उनको करंट लायबिलिटीज़ कहा जाता है, ठीक है? तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? नेट से मुराद है कि मतलब आपने उसमें से माइनस कर देना है अपना जो देना है वो। तो देना क्या है? लायबिलिटी देनी है। तो वो कहता है डिफरेंस जो होता है ना करंट एसेट, यानी कि वो पैसा जो आपके पास अब मौजूद है 1 साल से कम अरसे के अंदर, उसमें से आपने ना अपनी जो 1 साल से के अरसे के अंदर ही आपने चीज़ें देनी थी ना, जो एक्सपेंस देने थे, करंट लायबिलिटीज़ देनी थी, वो अगर आप निकाल देते हो तो आपके पास नेट जो वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जो एग्ज़ैक्ट वर्किंग कैपिटल अब जो है ना देने के बाद, ठीक है? कॉस्ट वगैरह जो भी पड़नी थी आपके करंट एसेट पे वो देने के बाद, अब जो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट रह जाएगी ना, वो नेट वर्किंग कैपिटल है, ठीक है? यानी कि असल जो कैपिटल सरमाया है ना, वो है जो वर्किंग में लगा हुआ है, ठीक है? इफ़ वी डू नॉट हैव इनफ वर्किंग कैपिटल, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वो कहता है वर्किंग कैपिटल मौजूद नहीं है, एज एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, देन फिर वी विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट एंड रन आवर बिजनेस। तो फिर हम अपना बिजनेस जो है ना वो नहीं चला पाएंगे, हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम अपने बिजनेस को चला पाएँ। वो कहता है हमारे फिक्स्ड एसेट, हमारे जो फिक्स्ड एसेट होते हैं ना, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे के अंदर जो हमारे बिज़नेस के अंदर लगे होते हैं और चल रहे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की होती है हमने, आर यूज़लेस हो जाते हैं वो विदाउट करंट एसेट के बगैर। मिसाल के तौर पे एक मशीन चल रही है, उसके लिए आपको पेट्रोल लगाना होता है डेली 5-10 लीटर, 20 लीटर, 100 लीटर। तो वो मशीन तो पड़ी है, वो तो एक फ़िक्स्ड एसेट है, उसके ऊपर तो आपने इन्वेस्टमेंट करके उसको लगाया हो बिज़नेस में, तो उसको चलाने के लिए अब आपको तेल की ज़रूरत होती है डेली। तो डेली का जो ये चीज़, इस तरह के जो एक्सपेंस होते हैं ना, जो एक चीज़ को प्रॉपर रेगुलर चलाने के लिए आपको जो है करने पड़ रहे होते हैं, अक्कर करने पड़ रहे होते हैं, वो आप पूरा कर रहे होते हो आपके करंट एसेट से। करंट एसेट से मुराद पता क्या है? कैश है जो आपके पास पड़ा हुआ है, आपका बैंक में कैश पड़ा है वो है, आपके चेक बुक कुछ पड़ी हुई हैं, ठीक है, चेक्स पड़े हुए हैं, लोगों से आपने चेक की सूरत में रखी हुई हैं चीज़ें, पैसे, वो भी आपका कैश के तौर पे है, तो वो भी करंट एसेट है। आपके पास जो फैक्ट्री के अंदर ना, आपने जूता बनाने वाली फैक्ट्री में कुछ खाम माल पड़ा हुआ है जिससे जूता बन रहा है, तो वो भी आपका करंट एसेट है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो वर्किंग में लगी हुई हैं वो भी करंट एसेट है। कुछ पैसे जो आपके पास अभी 1 साल के अंदर अंदर आ जाने हैं, आपने कुछ उधार चीज़ें दे दी थी, वो भी आपका करंट एसेट है। तो ऐसी चीज़ें जिनको आप विद नीड इंस्टेंटली जो है वो कैश में कन्वर्ट करके अपनी ज़रूरत को फ़ौरन 1 साल के अंदर अंदर पूरा कर सकते हो, तो वो आपके सारे करंट एसेट कहलाते हैं। ओके, तो वाई वी नीड वर्किंग कैपिटल, हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो कहते हैं वी नीड वर्किंग कैपिटल, हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है टू रन आवर बिज़नेस, अपना बिज़नेस चलाने के लिए, टू रन आवर मशीनरी, अपनी मशीनरी चलाने के लिए। अब ये जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है ना, इसके अंदर इन्वेंट्री शामिल होती है, इन्वेंट्री, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है वो इन्वेंट्री के, हाँ जी, अब वो ये कह रहे थे कि वाई वी नीड वर्किंग कैपिटल, हमें वर्किंग कैपिटल की क्यों ज़रूरत पड़ती है? वो कहता है हमें अपनी मशीनरी वगैरह जो है ना बिज़नेस के अंदर, वो चलाने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अब जो ये वर्किंग कैपिटल होता है ना, उसके अंदर हमारी इन्वेंटरी शामिल होती है, ठीक है। यानी कि पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है और वो है किताबें बनाने वाली फैक्ट्री। तो किताबों के लिए जो हमें कागज़ बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है ना, जो खाम माल, वो हमारा वो चीज़ है जो डेली लग रही है, डेली बन रही है, डेली आ रही है, तो डेली जा भी रही है, ठीक है। प्रोडक्ट बन रही हैं, प्रोसेस में लगी हुई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें वो है जिनसे हमें पैसा डेली आ रहा होता है और जिनके ऊपर बाज़ात डेली लग भी रहा होता है। उसके बाद आ जाता है जी अकाउंट रिसीवेबल, यानी ऐसे अकाउंट्स जो आपने अभी लेने हैं, यानी वो पैसा जो आपने उधार पे किसी को कोई चीज़ें दी थी और वो 1 साल से कम अरसे के अंदर अंदर आपने अभी रिसीव करना है, तो वो भी आपका करंट एसेट होगा। इसी तरह प्री पेमेंट्स, यानी वो चीज़, वो पैसे जो आपने पहले ही किसी को अदा किए हुए हैं, ठीक है, आपने कोई माल लेना था, आपने एडवांस पेमेंट की हुई है, तो वो भी आपके पास जो है वो उससे इन्वेंट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इन्वेंट्री। या किसी को उधार दिए थे तो उससे दोबारा वापस जो है वो पैसे आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आपका करंट एसेट है। तो इसका ना जो साइकिल होता है ना, वर्किंग कैपिटल का साइकिल, वो यूँ होता है कि सबसे पहले तो आपके पास ना कैश होता है, कैश, ठीक है, पैसे होते हैं। उस पैसे से ना आप क्या करते हो अपनी फैक्ट्री के अंदर ना, अब मैं मिसाल यूँ दूंगा कि ना आपकी एक आटे की चक्की है, क्या है? आटे की चक्की। तो वो जो कैश है ना आपके पास, उससे आपने गंदम ली, ठीक है, गंदम एज अ रॉ मटेरियल जो है ना वो आपने ले लिया। अब उस गंदम को ना आपने प्रोसेस से गुजारा, गुजारने के बाद आटा बना लिया। आटा बना तो वो हो गया जी हमारे पास है वर्क इन प्रोसेस। वो जो वर्किंग प्रोसेस हो, तब उसकी पैकिंग वगैरह करके आप लोगों ने उनके जो थैले होते हैं ना वो बना दी, और वो हो गया जी फिनिश गुड्स हमारे पास। और वो गोदाम के बाहर जो है ना वो सेल के लिए, या मंडी में जो है वो गल्ला मंडी में पहुंच गया आटा सारा का सारा, ठीक है। तो उसके बाद जब उस आटे को अगर आप नकद दे रहे हो तो वो तो आपके पास नकद पेमेंट आ जाएगी, ठीक है। अगर आप उसको उधार किसी को दे रहे हो तो उससे फिर आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है ना वो पैदा हो जाएगा, यानी ऐसा अकाउंट जिसके अंदर अभी पैसे आने हैं, तो वो पैदा हो जाता है, वो बन जाता है। तो रिसीवेबल होगा आपके पास। जब रिसीवेबल होगा तो फिर वो रिकवरी जो है ना, वो रिसीव जो है ना वो अपनी एग्जैक्ट अमाउंट के ऊपर लेस देन 1 ईयर के अंदर रिसीव हो जाएंगे, और वो जो है रिसीवेबल आपका कैश दोबारा बन जाएगा। तो इस तरह कैश, कैश से फिर दोबारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से दोबारा फिनिश गुड, और फिनिश गुड से रिसीवेबल तक का ये प्रोसेस जो है वो आपका कैश साइकिल और वर्किंग कैपिटल कहलाता है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारा टॉपिक नंबर 146।
इसमें आ जाता है अप्रोचेज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। यानी ये जो आपका पूरे का पूरा आपने कहा है कि ये कैपिटल जो होता है ना, एक सरमाया जो है, उसकी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और वो सरमाया है जो 1 साल के अंदर आना-जाना होता है, ठीक है? और वो इसीलिए उसको वर्किंग का नाम दिया गया है कि वो काम में लगा होता है। अब वो कहते हैं ये जो है ना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इसको हम कैसे लेके आ सकते हैं अपने बिज़नेस में, उसकी अप्रोचेज़ क्या हैं, ठीक है? वो पैसा कहाँ-कहाँ से आ सकता है, कितनी तरह की टेक्नीक्स हैं। तो ये याद रखें, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है ना, इसके बारे में एक मरूज़ी आई हुई थी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को आप किस बेस के ऊपर डिवाइड करते हो? बच्चों, जो वर्किंग कैपिटल होता है ना, उसको हम 2 चीज़ों के ऊपर जो है ना वो फाइनेंस करवा सकते हैं। नंबर 1, हमारी ज़रूरत होती है, तो हम पैसा लेके आते हैं। अब वो जो हमारी ज़रूरत है, वो कितनी तरह की हो सकती है, और वो जो पैसा हम लेके आते हैं, वो कहाँ-कहाँ से लेके आ सकते हैं। तो ये याद रखना है, नीड एंड टाइम, ना नीड यानी टाइम, टाइम एंड फाइनेंशियल सोर्सेज़, ये 2 चीज़ें थी। टाइम और फाइनेंशियल सोर्सेज़ मरूज़ी बनी हुई है। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बताता है कि हमें वो जो हमारा वर्किंग कैपिटल है, वो टेम्परेरी चाहिए, ठीक है? या फिर वो परमानेंट चाहिए, ठीक है? इसी तरह जो उसके सामने बिल्कुल ऑपोज़िट कंट्रा जो चीज़ है, वो है फाइनेंसिंग। अब ये जो हमारी ज़रूरत थी, एक आर्ज़ी थी या परमानेंट थी, अब इसको हमने कहाँ से पैसे इसके लिए लेके आने हैं? क्या हम डेट सोर्सेज़ यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से लेके आएँगे, या लॉन्ग टर्म, या फिर वो जो है वो अ मतलब कि इक्विटी जो है ना, उससे पैसा लेके आएँगे। तो ये याद रखनी है, 2 चीज़ों के साथ रिलेट करेंगे हम। यानी कि टाइम को टेम्परेरी है या परमानेंट है। हमें परमानेंट ज़रूरत के लिए चाहिए पैसा, या फिर जो है वो टेम्परेरी ज़रूरत के लिए। और दूसरी तरफ क्या है, क्या हम वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा करेंगे या लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से? शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ आएगी? डेट, और लॉन्ग टर्म में इक्विटी। अब आ गया जी सबसे पहले अप्रोच, कि हम हेजिंग अप्रोच से कैसे पैसे को लेके आएँगे बिज़नेस में। हेजिंग अप्रोच सिंपल बता देता हूँ, ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर आप आर्ज़ी ज़रूरियात को जो है ना, वो डेट के ज़रिए पूरा करते हो यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से, और जो परमानेंट ज़रूरियात होती है ना आपकी परमानेंट, उनको आप जो है वो लॉन्ग टर्म यानी कि इक्विटी फाइनेंसिंग से पूरा करते हो। अब एक बात और ज़हन में रखनी है हमेशा, कि जो डेट फाइनेंसिंग होती है ना, उसके ऊपर आपको कॉस्ट कम पड़ती है और प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। और जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है ना, वो आपको जो है वो एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा पड़ता है, प्रॉफ़िट कम होता है। अब जो डेट फाइनेंसिंग होती है ना, उसका दौरानिया बहुत कम होता है, और जो इक्विटी फाइनेंसिंग होती है ना, वो ज़्यादा अरसे के लिए होती है, ठीक है? और ऐसा पैसा जिसको आप रेगुलरली चाह रहे होते हैं और काफ़ी सालों के लिए चाहिए होता है, तो वहाँ पे आप डेट की बजाय जो है वो इक्विटी को मतलब कि प्रेफ़र करते हो। और जहाँ पे आपको आर्ज़ी थोड़े वक़्त के लिए पैसा चाहिए होता है, वहाँ पे आप डेट लेके एक छोटा-सा जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो आपने देना होता है, कॉस्ट कम पड़ती है, तो वो आप लौटा देते हो, तो आपको प्रॉफ़िट काफ़ी अच्छा बच जाता है। अब हेजिंग अप्रोच क्या कहती है? वो कहता है हेज इज़ अ प्रोटेक्शन। हेज से मुराद एक प्रोटेक्शन है, हिफाजत है, अराउंड एरिया और समथिंग, एक गिर्द किसी चीज़ के, या कोई ऐसी एरिया जहाँ पे ना उसके बाहर बाउंड्री लगा देते हो आपके, इस चीज़ के अंदर जाना है तो यहाँ से जाओ, अगर इधर से आना है तो वहाँ से जाओ, इस तरह से, ठीक है? इन हेजिंग अप्रोच के अंदर वी आर हेजिंग अ सर्टेन रिक्वायरमेंट, हम हेज कर रहे होते हैं अपनी एक ख़ास ज़रूरत को उसी ही तरह की फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ, विद सिमिलर काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 2 तरह की होती हैं चीज़ें, जो आपका वर्किंग कैपिटल जो है वो डिवाइड होता है। एक होता है नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, यानी आपकी जो ज़रूरत है उसकी नेचर किस तरह की है, क्या वो परमानेंट रिक्वायरमेंट है या टेम्परेरी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी होती है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है ना वो करेंगे, कहाँ से, मतलब टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जो है ना वो आप करोगे। अब वो डेट से करोगे या जो है वो इक्विटी से करोगे। तो वर्किंग कैपिटल नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, ये जो वर्किंग कैपिटल था ना, उसकी नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट में क्या शामिल है? 2 तरह की होती है, एक होती है परमानेंट रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और एक होती है टेम्परेरी। परमानेंट होती है ना, वो कहता है थ्रू इट द ईयर आर अ पीरियड वी ऑलवेज नीड अ वर्किंग कैपिटल। वो कि जो तो परमानेंट ज़रूरत होती है ना, उसकी हमें सालों या काफ़ी अच्छे लंबे पीरियड के लिए जो है ना वो वर्किंग कैपिटल की उसके अंदर ज़रूरत होती है। इन आवर बिजनेस, बिजनेस के अंदर वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट, अदरवाइज वी विल गेट आवर बिजनेस एडवर्सली अफेक्टेड। वो कहता है हम कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेते कि हमारे पास पैसे मौजूद ना हो। तो अगर ऐसा हुआ कि हमें पैसे 5 साल अगर रेगुलर चाहिए थे और हमने डेट वगैरह करके छोटी मोटी फाइनेंसिंग,
आर्जी तौर पे तो अपना सर्किट चला लिया, लेकिन बाद में उसके लिए परेशानी बनी, तो इस तरह हमारा बिज़नेस जो है वो अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद आ गया टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वो कहता है दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इसको सीजनल रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है। ये भी मरूज़ी आ सकती है। टेम्परेरी रिक्वायरमेंट को सीजनल रिक्वायरमेंट भी कहा जाता है। और टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इसके अंदर किस तरह की होती है, मतलब पैसा आप कहाँ कहाँ से लेके आते हो। एक आप लेके आते हो, इट इज़ ऑलवेज़ फॉर लॉन्ग टर्म। जो इक्विटी होती है ना, वहाँ से अगर आप पैसा लेके आओगे वो तो होगा लॉन्ग टर्म, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए। और जो डेट फाइनेंसिंग होगी ना, इट कैन बी लॉन्ग टर्म हो सकती है या फिर वो शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। लेकिन आपने यही तसव्वुर करना है कि जो डेट होती है ना, उसको आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए जो है वो करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो फिर आपको थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा एफ़र्ट करना पड़ेगी कि अगर आपकी आज की ज़रूरियात पूरी हो गई है तो कल की ज़रूरियात के लिए आपको बंदोबस्त करके रखना पड़ता है। तो इस तरह थोड़ा विजिलेंट होकर चलना पड़ता है, रिस्क नहीं ले सकते आप। डेट फाइनेंसिंग कर रहे हो, आपको 5 साल तक रेगुलर जो है वो डेली का 10,000 रुपये चाहिए, तो 10,000 डेली जो अरेंज करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। अब आ गया जी कंज़र्वेटिव अप्रोच। अब ये पता चल गया आप लोगों को इसका हैजिंग अप्रोच का, वो आगे जाके मज़ीद बताएंगे फिर आपको कैसे कैसे काम करती है। कंज़र्वेटिव अप्रोच क्या होती है? कंज़र्वेटिव इन अ सेंस, इस सूरत में कंज़र्वेटिव अप्रोच वो होती है जिसके अंदर आपकी जो आर्जी ज़रूरत होती है ना, उसको आप पूरा करते हो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से, यानी कि इक्विटी से पूरा कर रहे हो। हालांकि आपको ज़रूरत थोड़ी वक्त के लिए है पैसे की, आपने ऐसी फाइनेंसिंग करवाई हुई है जो काफ़ी अरसे तक चलनी है। तो इससे क्या होता है, आपके पास काफ़ी बार जो ज़रूरत होती नहीं है इतनी, जितना पैसा आ जाता है तो फजूल यानी आइडल पैसा जो है वो पड़ा होता है। लेकिन आप लोगों का यहाँ पे नज़रिया ये होता है कि मुझे कभी भी किसी भी सूरत के अंदर ना अपने पैसे को कम नहीं करना। बेशक मुझे प्रॉफ़िट हो ना हो, लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होना चाहिए कि किसी भी सूरत के अंदर जो है वो मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे जो कंज़र्वेटिव अप्रोच है ना, इसके अंदर प्रॉफ़िट कम होता है और जो आपको एक्सपेंस पड़ रहा होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। कंज़र्वेटिव इन अ सेंस, ये कंज़र्वेटिव इस सेंस में होती है दैट वी ट्राई टू हैव अ इनफ अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास काफ़ी पैसा पड़ा होना चाहिए, सो दैट वी डू नॉट रन शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंसिंग। तो इस वजह से कि हमें जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो है वो नहीं करना पड़ती, ठीक है। वो करता ही नहीं है, वो तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करके और अपनी शॉर्ट टर्म ज़रूरियात, जो आर्जी ज़रूरियात, टेम्परेरी ज़रूरियात होती हैं, उनको पूरा कर रहा होता है। क्योंकि हमें पता है कि जो इक्विटी ज़्यादा लोगे तो उसके ऊपर एक्सपेंस ज़्यादा पड़ेगा, आप लोगों को प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए वैसे अगर जो हेजिंग अप्रोच है ना, वो ऊपर वाली जो थी वो ये बता रही थी कि जो आर्जी ज़रूरियात होती है ना, उनको आप डेट से पूरा कर लो, जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है। और जो परमानेंट ज़रूरियात है ना आपकी, जो ज़्यादा अरसे के लिए आपको पैसा चाहिए, वो इक्विटी से ले लो। तो इस तरह से एक मैच्योरिटी जो है ना आ जाती है आपकी उस अप्रोच के अंदर, पैसे के अंदर, कि वो ना ज़्यादा एक्सपेंस होता है, ना ही ज़्यादा जो है वो आपको जो है वो कॉस्ट पड़ती है। लेकिन कंज़र्वेटिव अप्रोच जो है ना वो उल्टा है, ठीक है, बिल्कुल। वो कहती है कि जो कंज़र्वेटिव अप्रोच कहती है कि भाई मुझे आर्ज़ी ज़रूरियात भी ना बड़े-बड़े जो फाइनेंसिंग सोर्सेज़ हैं ना उनसे पूरा करनी है। बेशक मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही हो, मुझे कोई ताल्लुक नहीं है, बस मेरे पास पैसा काफ़ी अमाउंट में मौजूद होना चाहिए। वो ये कहता है, ठीक है। फाइनेंसिंग फॉर परमानेंट एंड टेम्परेरी रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वो कहता है जो आप ना वी मेक ब्लेंड ऑफ शॉर्ट टर्म। हम, वो कहता है कि अंधे हो जाते हैं शॉर्ट टर्म करने के लिए और लॉन्ग टर्म करने के लिए, परमानेंट ज़रूरियात, आर्ज़ी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से कि हमारा जो है ना पोर्शन जो है ना वो फाइनेंसिंग का वो बढ़ जाए, एंड वी रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। और हम अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी कि जो डेट फाइनेंसिंग है ना वो इसके अंदर कम कर देते हैं। और जब कम करेंगे डेट वाली फाइनेंसिंग को, हालांकि डेट के ऊपर तो पड़ता कम है कॉस्ट, तो वो आपने कम कर दी और इक्विटी को बढ़ा दिया, तो इक्विटी पे आपको क्या पड़ेगा, ज़्यादा एक्सपेंस पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास अग्रेसिव अप्रोच। अग्रेसिव मतलब जारहाना। जब अग्रेसिव अप्रोच है ना वो बहुत अपोजिट है कंजर्वेटिव के। कंजर्वेटिव में हमने कहा था कि हमारी जो आर्जी ज़रूरियात है ना उनको हम बड़े बड़े फाइनेंसिंग्स जो होते हैं ना, इक्विटी फाइनेंसिंग यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना, जिसके ऊपर कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, हम उससे पूरा करते हैं। जबकि अग्रेसिव अप्रोच जो है ना वो उल्टा है। वो कहती है कि जो आपकी मेरी जो आर्ज़ी ज़रूरियात भी होगी ना, सॉरी, जो मेरी बड़ी ज़रूरियात भी होगी ना, परमानेंट ज़रूरियात भी, मैं उसको भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी डेट से पूरा करूँगा। क्योंकि डेट के ऊपर भाई मुझे कॉस्ट कम देना पड़ेगी, जब कॉस्ट कम देना पड़ेगी तो मुझे प्रॉफ़िट ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब वो अग्रेसिव अप्रोच जो है ना वो अग्रेसिव होती है इस सूरत के अंदर कि मुझे प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। वो अपनी कॉस्ट को कम से कम कर देगा, ठीक है। तो अग्रेसिव अप्रोच इन टर्म ऑफ मैक्सिमाइजिंग आवर प्रॉफिट बढ़ाने के लिए होती है,
या फिर यूटिलाइजिंग करने के लिए होती है अपने रिसोर्सेज को एट मैक्सिमम लेवल तक। मिक्स होता है ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, इस तरह मिक्स होता है कि जो रिलेटिवली वी गॉट लेसर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, हम जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है ना वो कम हासिल कर रहे होते हैं, और हम जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है वो ज़्यादा हासिल करते हैं। जब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बढ़ा लेंगे हम, तो उससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी डेट के ऊपर हमें जो कॉस्ट यानी इंटरेस्ट देना होता है वो बहुत एक लिमिटेड अमाउंट सी होती है, ठीक है। तो उसका दौरानिया भी कम होता है, ज़ाहिर है, ठीक है। तो ये बात होती है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कम कर लोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसके मुराद ये हुआ कि एग्रेसिव अप्रोच के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा, कॉस्ट कम, कंजर्वेटिव के अंदर कॉस्ट ज़्यादा, प्रॉफिट कम। और जो पहली वाली अप्रोच थी ना उसके अंदर दोनों चीज़ें मिक्स थी, और जो उसके अंदर मिक्स थी दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है। यानी कि आधा आप कॉस्ट आर्जी ज़रूरियात को आप डेट से, और जो लॉन्ग टर्म थी उसको जो है वो शॉर्ट टर्म, जो लॉन्ग टर्म थी उसको इक्विटी फाइनेंसिंग से पूरा कर रहे थे हैजिंग अप्रोच के अंदर। अब आ गया हमारे पास हैजिंग अप्रोच। कहते हैं हैजिंग अप्रोच वर्किंग कैपिटल क्या है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, आप टेम्परेरी रिक्वायरमेंट, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है वो परमानेंट जो है वर्किंग कैपिटल या रिक्वायरमेंट यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर रहे होते हो। उसके बाद हैजिंग या मेच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। अब ये भी मरूज़ी आ सकती है कि मेच्योरिटी मैचिंग अप्रोच इज़ कॉल्ड कंजर्वेटिव, अग्रेसिव या हैजिंग। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को हर चीज़ का। तो ये जो मेच्योरिटी मैचिंग है ना, तो हम मेच्योर होकर ज़रा चलते हैं, ठीक है, इसके अंदर, तो इसलिए इसको हैजिंग अप्रोच भी कहा जाता है। ये मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, ये फाइनेंसिंग का वो मेथड है जहाँ पे आप ना एसेट की, वेयर ईच एसेट, हर एक एसेट जो होगा ना विल बी ऑफसेट विद द फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी हर एक एसेट को आप उसके फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है ना, फाइनेंसिंग सोर्स है, उसके साथ ऑफसेट कर देते हो, ठीक है, सेम अप्रोक्सीमेट मैच्योरिटी के साथ। मतलब कि अगर छोटा एसेट की कीमत चाहिए आपको आर्जी 1 साल से कम अरसे के लिए, तो आप डेट फाइनेंसिंग के थ्रू पूरी कर लोगे। अगर बड़ा एसेट है और 5 10 20 साल के लिए आपको परमानेंट जो है ना वो एक रेगुलर जो सोर्स है ना वो चाहिए फाइनेंसिंग का, तो उसके लिए आप जो है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी इक्विटी फाइनेंसिंग कर लोगे। तो ये पैराग्राफ देख लो, यहाँ पे क्या हुआ है कि एक तरफ तो अमाउंट दी हुई है डॉलर की, एक तरफ टाइम बताया हुआ है, और वो कहता है कि फ़िक्स्ड एसेट तो ऐसे एसेट होते हैं जिनको आप आर्जी ज़रूरियात से पूरा कर ही नहीं सकते, मिसाल के तौर पे। और ये जो होते हैं ना लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, देख लो यहाँ पे लेके यहाँ तक जा रही है तो उससे पूरा हो रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के अंदर क्या आ रहा है, फ़िक्स्ड एसेट भी आ रहा है, और आप करंट एसेट का कुछ पोर्शन जो है ना वो भी आप लॉन्ग टर्म से पूरा करते हो। लेकिन आपका जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थी ना, देख लो ऊपर के जो आपके कुछ करंट एसेट थे ना, यहाँ पे अब कुछ करंट एसेट थे ना, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के ऊपर लाइन पे जा रहे, तो कुछ जो करंट एसेट है ना आपके, उसका आप कुछ पोर्शन जो है वो जब ज़रूरत पड़ी तब जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर लेते हो। तो आप जो है वो उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा कर लेते हो। तो ये होती है हमारे पास। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। उधर द मैचिंग गिव, ये जो मैचिंग है ना आपको गिव्स देती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का ओवरऑल जो है ना वो कॉस्ट बताती है। एक मिक्स होता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग का, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग वेटेड एवरेज। अब जिसको आप कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज जो है ना वो फार्मूला इस्तेमाल करते हो। तो ये भी मतलब कि आपको आ सकता है एमसीक्यूज़ के, वेटेड एवरेज फार्मूला या वेटेड एवरेज मेथड इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट दी फाइनेंसिंग। वो कहता है, कहेगा कंजर्वेटिव, एग्रेसिव, या वो दूसरा हैजिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो हैजिंग वाली है ना उसके अंदर है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। अब आ गया जी कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहती है कि सम पार्ट ऑफ टेम्परेरी रिक्वायरमेंट, कि आपके जो आर्जी ज़रूरियात भी होती है ना उनका भी आप कुछ पार्ट जो है ना वो कैपिटल का वो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग यानी इक्विटी फाइनेंसिंग जिसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आती है ना उससे पूरा कर रहे होते हो। ज़ाहिर है फिर आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव अप्रोच मीन उसका मतलब है कि आप प्लेइंग सेफ, आप अपने आप को सेव होके खेलते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि मेरे पास पैसे की कमी हो। तो वी वुड लाइक टू हैव सरप्लस कैश, तो हम अपने पास एक्स्ट्रा पैसा जो है ना वो रखने को पसंद करते हैं, इस व्यू पॉइंट से कि हम जो है वो शॉर्टेज से बच सकें। अब इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ना फिक्स्ड एसेट को तो आप लॉन्ग टर्म जो आपकी यहाँ पे दी हुई है ना फाइनेंसिंग उससे पूरा कर रहे हो फिक्स्ड एसेट को, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो आप लोग कि आपका ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी ना यहाँ पे, अब ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इधर से चली है, अब उधर वो जो ऊपर आ रही थी ना एक बार आ रहा था
पहले नीचे आ रहा था, अब वो ऊपर चला गया है। अब वो ये कह रहा है कि आपका फिक्स्ड एसेट जो है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स्ड एसेट है ये। तो वो कहते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स्ड एसेट तो आप लॉन्ग टर्म से पूरा कर ही रहे थे। अब जो आपका जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल था ना, उसको देखो आप, उसको भी आप एक तो लॉन्ग टर्म से पूरा कर रहे होते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ अब यहाँ पे देख लो कि जो परमानेंट रिक्वायरमेंट है ना आपकी, वो परमानेंट रिक्वायरमेंट भी आप लॉन्ग टर्म से पूरा करते हो। लेकिन ये देखो कि आपकी जो यहाँ पे अब ये जो रेड लाइन लॉन्ग टर्म की जा रही है ना, ठीक है, अब वो आपकी ऊपर यानी उस एरिया तक पहुँच गई है जहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग भी आप जो है वो, ये देखो नीले रंग की लाइन को टच कर रही है ये लॉन्ग टर्म वाली। तो ये नीले लाइन की उधर पहुँच गई है जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थी ना, उसको ये नीले वाली पट्टी के नीचे जो रेड आ रही है ना नीचे वाली, या लॉन्ग टर्म, इधर तक भी आपका पूरा हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग थी वो, लेकिन आपने उसको लॉन्ग टर्म से पूरा कर लिया। यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़ाहिर है उसको भी आप पूरा कर लोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है फिर, ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग थी ना आपकी, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एक तो ये देखो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट को भी पूरा कर रही है, परमानेंट को भी पूरा कर रही है। उसके बाद ये जो शॉर्ट टर्म का एरिया था ना, यहाँ से लेके शुरू हो रहा था, जो इस नीली पट्टी के नीचे जो ब्लैक पट्टी है ना, ये वाली, ये लाइन जो है, इस लाइन से ऊपर जो है सारा शॉर्ट टर्म है। तो ये जाके उसमें भी घुसेट मार रहा है कि ये देखो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना, वो भी आप उसको उसको वो जो है ना, वो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग पूरा करने के लिए भी लॉन्ग टर्म को यूज़ करते हो। तो इस जगह पे भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे पूरा हो जाएगा, इधर पड़ेगी तो वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे ना आपको ज़रूरत नहीं होगी इसकी, जैसे ये पट्टी यहाँ पे आके टच हो गई है, यहाँ पे टच हो गई है, तो इसका मतलब है ये नीले की नीचे वाली जो पट्टी थी ना, यहाँ से शुरू हो रहा था शॉर्ट टर्म नीड, आपकी टेम्परेरी नीड। तो ये पट्टी जहाँ पे आके बिल्कुल नीचे लग जाती है, इसका मतलब यहाँ पे ज़रूरत थी नहीं आपको। लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है जो आपकी ये नीली पट्टी आ रही है, ये है आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की। तो नीली पट्टी यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत ना भी थी, वहाँ पे भी तो आके पड़ी हुई है ना। तो इस तरह से जहाँ ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ भी आपका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है वो पैसे प्रोवाइड कर रही होगी, जिससे आपके पास आइडल फंड यानी फालतू पैसा पड़ा होगा, जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जो कि आपको एज़ अ एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही होगी। तो वो कहता है प्रॉफिट एंड कॉस्ट आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्रॉफिट और कॉस्ट जो होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। यानी अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई उससे कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर कॉस्ट कम होगी तो उससे प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। वो कहता है आवर प्रॉफिटेबिलिटी इज़ लेस इन कंजर्वेटिव अप्रोच। अब ये जो कंजर्वेटिव अप्रोच वाला जो है ना तरीका, इसके अंदर वो कहता है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी हैजिंग अप्रोच की निस्बत। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि लेस जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, एंड मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होने का मतलब ये है कि आप कॉस्ट जो है ना फाइनेंसिंग की वो बढ़ा रहे हो। यानी कि आप अगर इक्विटी का पोर्शन बढ़ा देते हो डेट की निस्बत, तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इक्विटी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए होती है और उसने एक रेगुलर सोर्स जो है ना वो आपको इनकम का देना होता है, चाहे आपको ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। जबकि डेट जो होती है ना, उसके ऊपर कॉस्ट कम होती है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप उसको फाइनेंस करवाते हो, तो इस तरह से उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा और उससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। वाई देयर इज़ मोर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग के ऊपर क्यों ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और शॉर्ट टर्म के लिए, यही बात मैंने बता दी। बिकॉज क्योंकि द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। भाई देखो, जब जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है ना, इक्विटी फाइनेंसिंग, उसके अंदर एक तो अनसर्टेनिटी जो है ना वो बढ़ जाती है कि आपने 5 6 10 12 साल तक रेगुलर पैसा लेना है, तो कंपनी जो है वो आपको जो है वो ऐसे थोड़ी ना कह देगी ठीक है जी हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं इतने लंबे अरसे के लिए। वो आपसे कोई ना कोई चीज़ें डिमांड करेंगे, उनका जो है ऊपर उसको जो उन्होंने रिकवरी करनी है ना, उसके लिए वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे जो है वो अपना मार्जिन हासिल करें। और जब ये चीज़ बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है उनका रिस्क ज़्यादा हो जाता है, वो इतने लंबे दौरानिए के लिए आपको पैसे दे रहे हैं। तो ये बात भी वो ज़हन नशीन कर लेते हैं फिर। इफ़ वी आर गिविंग लोन फॉर 3 मंथ, अगर हमें 3 महीने के लिए यही लोन लेना है, तो वी वुड एंटिसिपेट दैट वी वेयर वी विल बी स्टैंडिंग, हम कहाँ पे खड़े हुए हैं ये चीज़ हमें 3 महीने के अंदर हम देख लेंगे। क्योंकि 3 महीने की जजमेंट लगाई जा सकती है, मौसम कैसा रहने वाला है, हालात मुल्क के कैसे रहने वाले हैं, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत आने वाली है नहीं आने वाली। यानी बाजवा हो तो फिर वो कोई भी हुकूमत ला के खड़ा कर सकता है। तो इस तरह से जो है ना वो सारे के सारे ये जो हालात हैं ना हमारे, तो इस तरह से वो क्या कर सकते हैं फिर, इस चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है एज़ कंपेयर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए,
कि जो 5-10 साल के लिए फिर अगर हम कोई जजमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर जो हैं वो दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है। फिर किसी की भी हुकूमत कभी भी आके जो है वो इकनॉमी को ऊपर लेके जा सकती है, जैसे शहबाज शरीफ लोग लेके गए हैं माशाल्लाह। तो इस तरह से भाई फिर कोई पता नहीं होता, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है। तो इस वजह से फिर उनके ऊपर जो कॉस्ट है वो ज़्यादा वो हासिल कर रही होती हैं कंपनियाँ। तो कवर करने के लिए इस अनसर्टेनिटी को बैंक या इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो चार्ज करते हैं ज़्यादा इंटरेस्ट, ताकि उनका जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। उसके बाद आ गया जी एग्रेसिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो अग्रेसिव अप्रोच होती है ना, सम पार्ट ऑफ परमानेंट रिक्वायरमेंट, आपकी जो ज़रूरियात के जो कुछ पार्ट होते हैं ना परमानेंट, उनको आप जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से पूरा करने की कोशिश करते हो। अब वो कहता है अपोजिट टू कंजर्वेटिव के बिल्कुल अपोजिट होता है। जो बंदा होता है ना क्यूजन अवेलेबल टू मीट फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर जो है वो कई क्यों इन पाया जाता है। वो कहते हैं इन अग्रेसिव अप्रोच के अंदर वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। हमारा मकसद इसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ करना और कॉस्ट कम करना होता है। वी यूज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, हम जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना उसको यूज़ करते हैं टू मीट करने के लिए परमानेंट रिक्वायरमेंट को। यानी हम अपनी लॉन्ग टर्म वाली ज़रूरियात जो है ना उनको पूरा करने के लिए भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग यानी डेट वगैरह लेके अपना काम जो है वो चला रहे होते हैं। एज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी ऑलवेज़ हैव टू बी ऑन आवर टू। तो इस लिहाज से फिर हमें हर वक्त चौकन्ना होकर रहना पड़ता है कि हमें जो है ना वो हर महीने अपने इतने पैसों की अरेंजमेंट करनी है, वो डेट लेके आना पड़ेगा हमें। अगर परमानेंट रिक्वायरमेंट अगर इक्विटी होती तो फिर तो टेंशन ही नहीं थी, वो तो एक मुआहदा हो जाता है कि 10 साल तक रेगुलर ये पैसे देते रहेंगे और हमें उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी देना पड़ रही होती है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग होती है उसके ऊपर जैसे ही जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम देना पड़ता है, तो उसके ऊपर जो है वो दौरानियाँ कम होने की वजह से हमें अगले जो ज़रिया है ना पैसे का उसका बंदोबस्त करके रखना पड़ता है। अब इसका ग्राफ देख लो क्या है। अब इसी के अंदर क्या होगा कि फ़िक्स्ड एसेट उसी तरह रहेंगे, ये पट्टी फ़िक्स्ड एसेट की है नीचे वाला खाना, जो कि लॉन्ग टर्म से पूरा कर रही होंगी। इसी तरह जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल होती है ना आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, उसको भी अब जो है ना वो अग्रेसिव अप्रोच की जो है ना उसका देख लो कुछ पोर्शन जो है ना ये डॉटेड लाइन है, उससे ऊपर वाला पोर्शन जो है ना वो भी परमानेंट का ही है। तो अब देख लो कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है जो, वो आपकी उस परमानेंट के अंदर भी आके घुसीट मार रही है। ये देखो यहाँ से लेके ये शॉर्ट टर्म थी ना ये वाली पट्टी रेड डॉटेड, ये यहाँ तक आई हुई है और किस में आई हुई है परमानेंट वर्किंग कैपिटल में। ये भी परमानेंट वर्किंग कैपिटल में कि आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल का जो कुछ पोर्शन होता है ना उसको आप शॉर्ट टर्म से पूरा कर रहे होते हो, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि परमानेंट को तो आपने लॉन्ग टर्म से करना होता है, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे शॉर्ट टर्म यूज़ करके और अपना जो है वो मतलब कि वो बढ़ा रहे होते हो। लेकिन ये बात हो सकती है कि ये जो पोर्शन था ना दरमियान में, यानी कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर आके घुसीट जहाँ मारी है उसने उस उधर से लेकर ऊपर वाले हिस्से तक का, ये दरमियानी एरिया प्रॉब्लम एरिया रहेगा हमेशा उसके लिए। क्योंकि जहाँ पे पैसा ख़त्म हुआ तो आपकी परमानेंट रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई तो वहाँ पे बहुत बड़े नुकसान का अज़ाला करना पड़ सकता है आपको। तो इसलिए जो प्रॉब्लम होती है वो एक एरिया पैदा हो सकता है, उसके लिए आपको हर वक्त चौकस होकर अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करके रखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि आपने अब बहुत बड़ी मशीन चलानी है जो कि 1.5-2 लाख रुपए की जो डेली मतलब की चीज़ें बना रही है, तो उसके लिए आपको अगर पेट्रोल जो है वो ना मिला तो वो तो बंद हो जाएगी। तो इसलिए उस पेट्रोल जो है ना उसको आप पूरा करने के लिए ना ये परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो होती है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कर रहे होते हो, ठीक है। यानी कि ये लगा लो कि डेली बैंक में जाना है आपने, सुबह टाइम जाके 10,000 निकलवा के पेट्रोल ला के गाड़ी के अंदर जो है इसमें मशीन में डाल देना है और वो चलेगी। तो डेली ये काम करना एक ज़िम्मेदारी का काम है। इससे बेशक आप जो है वो मेहनत ज़्यादा कर रहे होंगे, ज़हनी तौर पे आपको रिलैक्स नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है, थोड़े चौकस होके टो पे रहते हो आप लोग वो कहता है, और लेकिन आपको प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, तो इस वजह से ये काम होता है। प्रॉब्लम एरिया एंड मेकिंग इट, प्रॉब्लम एरिया जो है वो इसके अंदर बन जाता है। अवेलेबल होता है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के लिए ऑल द टाइम, हर वक्त मौजूद रहता है। इफ़ नॉट अवेलेबल यानी कि हर वक्त आपको जो प्रॉब्लम एरिया से बचने के लिए ना डेली उठना पड़ता है, सुबह सवेरे जाके बैंक में 10,000 निकलवाना पड़ता है, पेट्रोल लेके आना पड़ता है, उसमें मशीन में डालना पड़ता है, उसको चला देते हो, शाम तक आपका काम हो गया। अगली सुबह के लिए फिर आपको बंदोबस्त करना पड़ता है तेल का। इसी तरह ये तेल की जगह पे आप ये लगा लो कि पैसों का, ठीक है, और जो मैंने मशीनरी ली है वहाँ पे लगा लो कि ऐसी चीज़ है जो फ़िक्स्ड एसेट है, यानी कि 1 साल से ज़ायद अरसे के लिए ना वो आपके बिज़नेस में चलता रहता है, ठीक है, कई सालों तक ज़िंदगी भर चलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ज़िंदगी भर आपको इसी तरह का काम करना पड़ेगा, ठीक है। यही रूटीन रहेगी। अगर आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की तो इससे फ़ायदा ये होगा कि बस आपको ना कॉस्ट कम पड़ेगी लेकिन आपको प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा हो रहा होगा।
इफ़ नॉट अवेलेबल, अगर वो पेट्रोल ना दस्तयाब हुआ, दैट वुड रिजल्ट इन टू शॉर्ट और वर्किंग कैपिटल, तो उससे आपके वर्किंग कैपिटल में कमी आ जाएगी। हेंस दी ऑपरेशंस होते हैं ना वुड गेट अफेक्टेड, इस तरह से मशीन काम करना छोड़ देगी। इन एग्रेसिव अप्रोच के अंदर प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम होता है और कॉस्ट कम होती है, क्योंकि आप डेट का पोर्शन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इक्विटी का कम कर रहे हो। अब कंक्लूजन देखते हैं क्या है कि हैजिंग अप्रोच इज़ द मिडल रोड होता है आपका कंजर्वेटिव का, ठीक है, यानी कंजर्वेटिव का आपका एक दरमियाना रास्ता जो है ना वो हैजिंग अप्रोच होता है। और जो कंजर्वेटिव अप्रोच खुद होती है ना, वो दरअसल आपका कॉस्ट जो है ना उसकी तबाही होती है, ठीक है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आप अपनी आर्जी ज़रूरियात भी बड़े बड़े जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सोर्सेज हैं उनसे पूरा करते हो, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ती है और उसके अंदर प्रॉफिट कम होता है, ज़ाहिर है। और जो एग्रेसिव अप्रोच है ना, उसके अंदर आप अग्रेसिवली काम करते हो प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, तो उसके अंदर आप बड़ी बड़ी ज़रूरियात जो होती है ना आपकी, उसको भी आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से ना जो है वो पूरा करते हो, जिससे आपकी कॉस्ट कम पड़ती है और प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। उसके बाद आ गया जी अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। हमने देखा था कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ना सबसे पहले तो ग्रोस कैपिटल होता है, ठीक है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल होता है, नेट वर्किंग कैपिटल होता है, तो ये ग्रोस नेट ये पढ़ा हमने। और करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अब पढ़ ली हैं। अब आ गया हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है कि वो पैसे जो हमने लेने हैं लोगों से, यानी कब लेने हैं, कब लेने हैं, जब हमने अब लोगों को चीज़ें जो है वो उधार पे दी होंगी, ठीक है, कोई चीज़ जो है वो फ़रोख्त की है उधार के ऊपर, अब उससे जो पैसा आएगा ना, उस पैसे को रिसीव करने में हमारी जो कुछ पॉलिसी हैं, जिनको हम बरूए कार लाते हैं, तो हमें जो है वो उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि उधार देने पे भी आप लोग जो है वो अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ा सकते हो, ये चीज़ें अब हमने देखनी है, आगे चलती जाएंगी, कुछ कैलकुलेशन भी आएंगी, ठीक है, वो भी समझाऊंगा। मेरी एक दूसरी स्लाइडों के ऊपर जो बनी हुई है ना पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट, उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। अब इसके अंदर एक सबसे पहले तो होती है क्रेडिट पॉलिसी होती है, यानी कि आप जब उधार देते हो तो कुछ जो है ना रूल एंड रेगुलेशन जो होते हैं ना उनके ऊपर देते हो। क्रेडिट रेफर टू सेलिंग आवर प्रोडक्ट आर सर्विसेज विदाउट रिसीविंग कैश। क्रेडिट से मुराद दरअसल हमारा अपनी सर्विस या प्रोडक्ट बेचने का नाम है, किसके ऊपर, उधार पे, यानी विदाउट रिसीविंग कैश, पैसे कलेक्ट किए बगैर। अब एज अ कारपोरेशन, एक कॉरपोरेशन के तौर पे, बिजनेस के तौर पे या कंपनी के तौर पे, वी हैव टू हैव अ क्रेडिट पॉलिसी, तो हमारी कोई ना कोई क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। क्रेडिट इज़ बेसिकली इंसेंटिव, जबकि क्रेडिट जो होता है ना वो बेसिकली हमारे लिए अच्छा कारगर साबित होता है, जिससे हमें जो है वो फ़ायदा मंद साबित होता है। क्रेडिट पॉलिसी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं ज़रूरी, ठीक है, ये भी मरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट आ सकता है। तो क्रेडिट पीरियड होता है सबसे पहले तो, कि जब आप उधार दे रहे हो तो उसके ऊपर आपको एक क्रेडिट पीरियड देना पड़ता है, यानी वो एग्रीमेंट टाइम होता है जिसके बाद कस्टमर हैज़ टू मेक पेमेंट, जिसके बाद उसने लाजमी अपनी पेमेंट कर देनी चाहिए। द कंपनी आर द बिजनेस इज़ कॉल्ड क्रेडिट पीरियड, यानी कंपनी या बिजनेस का जो आपका दिया हुआ ये जो टाइम है ना, ये आपका क्या कहलाता है, क्रेडिट पीरियड कहलाता है। उसके बाद है कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड दरअसल अमाउंट एक्चुअली कलेक्ट हो जाती है ना, एक सेल करने से लेके और क्रेडिट पीरियड ख़त्म होने तक, जो उस थ्योरेटिकल जो कलेक्शन पीरियड है ना उसको आप एक्चुअल टाइम पीरियड कहते हो। उसके बाद है क्रेडिट टर्म, यानी आप जब उधार दे रहे हो तो किस शर्त के ऊपर दे रहे हो, फिर यहाँ पे कुछ डिस्काउंट वगैरह जो है ना वो आप उनको ऑफ़र करते हो ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। वी टॉक अबाउट द नेट प्रॉफिट ऑफ पेमेंट इन क्रेडिट टर्म के अंदर जो है ना वो हम इसकी बात करते हैं। क्रेडिट टर्म क्या होती है, 2/10 फॉर एग्जांपल और n/30, इससे क्या मुराद है, सिंपल लफ्ज़ों में ये है कि जो 30 नीचे लिखा हुआ है ना n/30, 30 से मुराद है आपका एग्जैक्ट जो क्रेडिट पीरियड है ना वो 30 दिन का होगा, ठीक है, और उस 30 दिन से हट के अगर आप 10 दिन 20 दिन 15 दिन पहले अगर अमाउंट दे देते हो, तो फिर हम एन नंबर ऑफ़, यानी डिस्काउंट कितनी परसेंटेज ये आपको देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि ये 2/10 जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो आपको देने थे ना पैसे, वो देने थे 30 दिनों में, लेकिन अगर आप उसको 10 दिनों में दे देते हो तो आपको 2% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये बात है। इट मीन नेट पीरियड ऑफ पेमेंट इज़ 30 डेज़, कस्टमर को मस्ट पे कर देना चाहिए विद इन इट 30 डेज़ के अंदर, यानी एन ऑफ 30 के अंदर। बट लेकिन अगर कस्टमर मेक द पेमेंट इन 10 दिनों में कर देता है तो दे विल गेट 2% डिस्काउंट, तो उसको 2% डिस्काउंट दे दिया जाएगा। बहुत सारी मुरूज़ी आई हुई हैं इसके बारे में, बहुत सारी टर्में तब्दील कर देता है, 2/15 कर देता है, n/13 की बजाय n/60 कर देता है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए।
कैश डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट क्या हुआ फिर? ये जो 2% आपने डिस्काउंट दिया ना, इंड्यूस हुई है उसकी कस्टमर की अमाउंट, ठीक है, कम हो जाती है, तो ये आपका जो है वो क्या कहलाता है? अर्लियर पेमेंट की वजह से ये डिस्काउंट कहलाता है। उसके बाद है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट। अब ये भी एक पॉलिसी होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपको जो है वो क्रेडिट के ऊपर अमाउंट जो है वो देनी चाहिए या दे सकते हैं। वो कहते हैं हाउ मच क्रेडिट सेल कैन बी मेड, कितनी जो क्रेडिट सेल है वो बनाई जा सकती है कस्टमर को, या कितने पैसे दिए जा सकते हैं, कितनी मतलब पैसों के ऊपर उधार दी जा सकती है। हेयर वी लुक एट द कैपेबिलिटी टू रीपे अस, तो इस तरह से हम उनकी ना वापस पैसा लौटाने की जो सलाहियत है ना, कैपेबिलिटी है, उसको जज करते हैं कि क्या इस बंदे में ये सलाहियत है कि वो हमें हमारा पैसा लौटा देगा। तो ये ऑपरेशन जो होते हैं ना कस्टमर के बिज़नेस के अंदर, ऑन विच वी डिसाइड, तो उसके सारी जो आसे नज़दीक दाएं बाएं सारे पासे देख के ना, फिर जो है वो हम उसको मतलब कि उसको जजमेंट करिए। जानबूझ के मैं मार रहा हूँ टच के ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है? तो हम ये हाउ मच वी कैन गिव क्रेडिट, तो हमें कितना क्रेडिट जो है वो देना है। तो इस चीज़ को जो है ना वो हमने बच्चों देखते हुए फिर उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट देना होती है। हम पंजाबी लोग हैं, वैसे पंजाबी भी बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू ज़्यादातर तरजीह देते हैं, ठीक है? उसके बाद है जी क्रेडिबिलिटी, और पंजाबी मुझे बहुत अच्छी भी लगती है। क्रेडिबिलिटी क्या है जी? वो कहता है रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन। अब ये क्रेडिबिलिटी होती है ना, ये होता है एक बंदे की साख, कि एक बंदे में कितनी सलाहियत है, कितना पोटेंशियल है, उसकी कितना मार्केट के अंदर इज्जत है। तो वो कहता है रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन आर अ बिजनेस, एक बिजनेस या पर्सन की ये रेपुटेशन कि इन मार्केट के अंदर क्या है, गुड रेपुटेशन होगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उसको ज़्यादा लोग उधार देने पे आमादा हो जाएंगे, ठीक है? अब ये जो क्रेडिबिलिटी होती है ना, ये आप क्रेडिट वर्दीनेस जो है ना, वर्दीनेस उसके ऊपर देखते हो कि आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस कंपनी की क्या है। अब ये जो वर्दीनेस दी जाती है ना, ये कुछ रैंकिंग के ऊपर दी जाती है। कुछ कंपनियों की क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी होती है, तो उनको बाहर वाले बंदे जो है वो उधार देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, बैंक वगैरह, ठीक है? और इसी तरह वो कंपनी जो है ना, वो भी बाज़ औक़ात मशहूर हो जाती है कि ये बहुत अच्छा जो है ना, वो पैसे लौटाने में देर नहीं करती। अपना क्रेडिट पीरियड जो है ना, उससे पहले ही दे देती है। इट इज़ यूज्ड सिनोनिमसली, सही है? सिनोनिमली या जो भी लिखा हुआ है ये, सिनोनिम लिखा हुआ है शायद। तो इट इज़ यूज्ड सिनोनिम, मतलब ये है कि इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है ना उसके साथ यूज़ करते हो आप लोग, ठीक है? ये वर्ड जो है वर्दीनेस, कि क्रेडिट वर्दी कितनी है वो वर्दीनेस बताएगी। वर्दीनेस, हाउ कैपेबल अ बिज़नेस और पर्सन इज़, कि एक बिज़नेस या पर्सन कितना कैपेबल है, वो कितनी सलाहियत रखता है कि वो अपने डेट को जो है वो पे ऑफ कर देगा, कितने टाइम में करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी जो रेशो होती है ना एक बिज़नेस की, वो भी आप एनालाइज़ करके देख सकते हो कि उसके अंदर ये सलाहियत है भी या नहीं कि वो आपका पैसा लौटा सके। प्रॉफिटेबिलिटी दरअसल आपके प्रॉफिट की परसेंटेज बताती है। अगर वो नुकसान में जा रही है तो कौन उधार देगा उसको? भाई कोई भी नहीं देगा कंपनी को। अगर अच्छा जा रही है, उसकी वेल बेस है वो, तो इसका मतलब फिर तो उसके लिए हर बंदा तैयार होगा कि उससे प्रॉफिट होगा, उसे इंटरेस्ट जल्दी मिल जाएगा। क्रेडिट वर्दीनेस इज़ असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये जो क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है ना, ये मदरजा झैल चीज़ों के ऊपर देखी जाती है। सबसे पहले क्रेडिट रेटिंग होती है, कि बिज़नेस होते हैं ना पोटेंशियल जो, उनको पे करना होता है एक ख़ास दौरानिए के अंदर, और वो जो डेट की अमाउंट होती है ना, अगर वो जल्दी पे कर देते हैं तो उनकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ जाती है। अगर कम देर से कर रहे हैं तो फिर वो कम हो जाएगी। फिर कुछ स्टैंडर्ड एंड पुअर होते हैं, और मोडीज़ एंड पैकरा जो है ना, इस तरह की कुछ कंपनीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल कंपनियाँ, जो क्रेडिट पीरियड की बेस के ऊपर, उनकी अदायगी की बेस के ऊपर ना, उन कंपनियों को रैंकिंग देती हैं, जैसे ए, बी, ए, इस तरह से मुख्तलिफ तरह की जो स्लाइड है ना, उसके अंदर ये रेटिंग दी हुई है कि इस तरह से वो रेटिंग दे देती हैं। तो जिसकी ए कैटेगरी में होगी रेटिंग, वो बहुत अच्छी कंपनी है, उसके ऊपर भरोसा इतबार बहुत किया जा सकता है, ठीक है? तो इस तरह वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड और इन्वेस्टमेंट जंक की सूरत पैदा हो जाती है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड ये है कि ऐसी कंपनी है जो बहुत अच्छा अपनी रेपुटेशन और क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो, क्रेडिट रेटिंग जो है जिनकी अच्छी होती है, तो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट का चांसेस लोग ज़्यादा देखते हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहलाती है। और इन्वेस्टमेंट जंक का मतलब है कि शक की निगाह से देखी जाने वाली जो कंपनी है ना, जिनके ऊपर भरोसा जो है वो नहीं किया जा सकता, ऐसी कंपनी इन्वेस्टमेंट जंक कहलाती हैं, जहाँ पे पैसे फँसने का चांस ज़्यादा होता है। वो कहता है एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ दिस क्रेडिट रेटिंग, सम जो बिज़नेस होते हैं ना वो कंसिडर किए जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं ये।
तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का मतलब हुआ कि गुड है इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी अच्छी जा रही है, ग्रोथ अच्छी है, लिक्विडिटी अच्छी है, बैलेंस शीट के अंदर जो है वो सारा कुछ बेहतरीन जा रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड कहलाती हैं कंपनियाँ। और इसके अगेंस्ट जो है वो इन्वेस्टमेंट जंक्स है, जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा है, पैसे का लॉस होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ये इन्वेस्टमेंट जंक बिजनेस कहलाते हैं। उसके बाद आगे जो टॉपिक नंबर 151, अब अकाउंट रिसीवेबल जो है ना उसके अंदर कंटिन्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी वाला पीरियड वो टॉपिक चल रहा है हमारा। क्रेडिट पॉलिसी जो है ना वो किस बेस के ऊपर देखी जाती है, आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। देखो जी, सबसे पहले तो आपको जब वो रिसीवेबल होता है ना आपको, यानी वो जो पैसे आपने लेने हैं अब किसी से, उस लेने के ऊपर आपको कोई ना कोई जो है वो कॉस्ट जो है ना वो डिवाइड कर देते हो आप, ठीक है। अब ये जो कॉस्ट होती है ना जो आपने मतलब कि उस बंदे से मतलब मार्जिन वगैरह लेना होता है, उधार अगर आप दे रहे हो, तो वो अगर आप उसका दौरानिया बढ़ा देते हो या कम कर देते हो, या कॉस्ट जो है वो किस तरह की उसके ऊपर आएगी, ये सारी चीज़ें अब देखते हैं हम। सबसे पहले कॉस्ट है कि कॉस्ट को ना 2 तरह से वो जो है, ये मतलब ये एक अकाउंट रिसीवेबल के अंदर ना दूसरा जो कंपोनेंट है, एक तो क्रेडिट पॉलिसी हो गया ना, दूसरा अब हो गया कॉस्ट। कि कॉस्ट जो है ना हमने पढ़ा था ना कि कॉस्ट ऑफ डेट, कि डेट जो है उसके ऊपर कॉस्ट क्या पड़ेगी अगर आपने उधार दी है। तो वही यही बात कर रहा है। और द कॉस्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, 2 तरह की जो है ना वो कॉस्ट, उसके जो टाइप्स हैं वो आप देखते हो। तो कॉस्ट के ऊपर एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट और एक वेरिएबल होती है। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज कॉस्ट होती हैं विच डू नॉट वेरी विद द साइज ऑफ ऑपरेशन, जो अपने ऑपरेशन के बढ़ने से कम नहीं होती। मिसाल के तौर पे फिक्स्ड कॉस्ट ये होती है कि एक बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर आपने बिजनेस चला रहे हो, उस बिल्डिंग का किराया 1,000 रुपया है एक महीने का, ठीक है। अगर आप उस बिल्डिंग के अंदर 10 10 गाड़ियाँ जूतों की बना के बेच देते हो, तो भी आपको वो 1 लाख ही किराया देना है, या 1,000 ही देना है। अगर 200 गाड़ियाँ भेज रहे हो तब भी आपकी प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो आपने तब भी वो जो किराया है वो उतना ही देना है। तो ये फ़िक्स कॉस्ट होती है, तो आपके फ़िक्स्ड एसेट पे होती है, और ये चेंज ऑफ ऑपरेशन के साथ तब्दील नहीं होती। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द बिज़नेस ऑपरेशन, ये बिज़नेस ऑपरेशन के साथ जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, ठीक? इसका कोई इन्हिसार नहीं होता। अब जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो डिपेंडेंट होती है कॉस्ट के ऊपर। अब ये प्रोपोर्शनल होती है टू द लेवल ऑफ ऑपरेशन के साथ, प्रोडक्शन सेल जो आप कर रहे होते हो उसके ऊपर। मिसाल के तौर पे कि आपने ना एक जूता बनाया, 10 रुपये कीमत आई है, 2 बनाओगे तो 20 आएगी, 3 बनाओगे तो 30 आएगी। अब ये जो है ना लेवल ऑफ ऑपरेशन के साथ ये चेंज हो रही होती है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। अब यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना वो हम पढ़ लेते हैं। यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमें ये बताता है कि आपका दरअसल प्रॉफिट यानी मार्जिन जो कितना हुआ है, और ये फार्मूला क्या है, ज़बानी याद होना चाहिए सारे का सारा। इसके टेबल के अंदर क्रेडिट पॉलिसी में जब हम क्रेडिट पीरियड को चेंज करेंगे, क्रेडिट पॉलिसी चेंज करेंगे, सेल्स को तब्दील कर रहे होंगे, तो उसके बाद बैड डेट का जिक्र होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो किस तरह से जो है ये सारे अफेक्ट होंगे हमारे उस कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर, कैसे जो है वो हम प्रॉफिट के को ज़्यादा या कम कर सकेंगे, क्या अफेक्ट होगा, सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो ये फार्मूले आप लोगों को सारे याद होने चाहिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट जो है ना वो निकालने का फार्मूला होता है कि टोटल सेल पर यूनिट, आपने पर यूनिट सेल कितनी की है, यानी सेल प्राइस कितनी है आपकी, उसमें से आपने माइनस कर देना है आपके जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई है, ठीक है। तो वो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। पहले भी 1000 बार ये फार्मूला रिपीट हुआ है, हर एक जगह पे ये कम से कम हर दूसरे तीसरे मॉड्यूल में जो रिपीट हो रहा होता है, पता होना चाहिए। अमरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट भी आ सकता है, कोई अमाउंटें दी होंगी सेल की, टोटल अमाउंट की 2-3 और दे देगा, सिर्फ पूछ बोलेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन, तो आप कंफ्यूज आ जाओगे कि यार ये तो 3-4 चीज़ें दी हुई हैं, पूछा उसने कंट्रीब्यूशन मार्जिन हुआ, मैं क्या करूँ? भाई करना क्या होता है, आपने उसमें से सिर्फ सेल निकालनी है जो सेल पर यूनिट दी होगी, टोटल वेरिएबल उठाओ और वो पुट करके निकाल दो, बाकी चीज़ों से आपका ताल्लुक ही नहीं है। वो तो कन्फ्यूज़ करने के लिए डालेगा 3-4 चीज़ें। उसके बाद जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो होती है ना, वो दरअसल इस ऊपर वाले यानी कंट्रीब्यूशन मार्जिन यूनिट जो है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल का नाम है। यानी जब रेशो का ज़िक्र करेंगे ना फिर सेल के साथ डिवाइड कर देना है आप लोगों ने। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कहेगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल हो जाएगा, और सेल कैन भी आइदर पर यूनिट में हो सकती है या टोटल सेल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहेगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो, अब यही चीज़ देखी थी ना हमने कि जो कंट्रीब्यूशन है ना हमारा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक आती है सेल, एक होती है वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है।
अब वो कहता है ये वेरिएबल कॉस्ट की रेशो निकालेंगे या फिर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन की रेशो निकालेंगे, तो दोनों को सेल के साथ डिवाइड करने से आ जाती है। वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल हो जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो हो जाएगी। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल हो जाएगी तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो हो जाएगी। वो कहता है इफ़ अगर वी हैव 70% वेरिएबल कॉस्ट, हमारी अगर 70% वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना वो 30% था, ठीक है? तो टोटल जो 100% यानी 1 की अमाउंट जो है वो आ जाएगी। अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो कहते हैं अपॉर्च्युनिटी जो है ना वो रिप्रेज़ेंट करती है, देखो अगर आप एक कंपनी के अंदर ना आपने इन्वेस्ट किया, जूते वाली दुकान थी, वहाँ पे आप डेली का 10,000 रुपया कमा रहे थे। तो उस 10,000 रुपये में से आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के किसी मिठाई वाली दुकान में यानी स्वीट शॉप पे लगा देते हो और आप कहते हो मुझे वहाँ से जो है वो 10,000 रुपये की बजाय 20,000 प्रॉफ़िट आएगा। तो भई आपका अब ये जो आपने अपॉर्च्युनिटी जो मौका जूते बनाते हुए 10,000 रुपए जो कमा रहे थे वो छोड़ा है ना, वो कहीं और जब आप जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको वो जो छोड़ा हुआ जो मौका होगा जिस दर से आप कमा रहे थे, वो आपको एज़ अ कॉस्ट वहाँ से निकालना पड़ेगा आपकी नई इन्वेस्टमेंट में। आप ये नहीं कहोगे वहाँ जाके वहाँ पे भी आप मिठाई की दुकान में एक 10,000 रुपए डेली कमा रहे हो और आप इधर भी जूतों वाले में 10,000 कमा रहे हो, तो आप कह रहे हो कि मैं वहाँ जाके 10,000 कमा रहा हूँ तो मैं प्रॉफ़िट में हूँ। नहीं, अभी आप अगर वहाँ पे भी 10,000 ही कमा रहे हो तो आपकी अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट जो है वो तो 10,000 पहले भी थी, तो वो निकालोगे तो आप तो ज़ीरो पे खड़े हो। तो वहाँ पे जाके अगर आप 20,000 कमाओगे, तब जाके आप कहोगे कि मैं 10,000 अब कमाने लगा हूँ, क्योंकि आपकी जो अपॉर्च्युनिटी कॉस्ट है वो आप ऑलरेडी जो है वो किसी और ऑप्शन को चूज़ करने पे आप गँवा चुके हो। तो वो जो गँवाया हुआ लॉस है ना, उसको आप एज़ अ कॉस्ट लोगे। तो कॉस्ट भी यहाँ से आप निकालते होते हो, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी रिप्रेज़ेंट करती है पोटेंशियल बेनिफिट को, यानी वो बेनिफिट पोटेंशियल जो एन इन्वेस्टर मिस आउट कर देता है ऑन पर व्हेन जब चूजिंग वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर, यानी एक जो ऑप्शन है उसको छोड़ के जब दूसरी चॉइस पे जाएगा वो, तो वो जो पीछे वो प्रॉफिट यानी वो जो मौका छोड़ के आया है ना, वो वाला एज अ कॉस्ट के तौर पे जो आप लेते हो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है इज़ है रिप्रेजेंटेज, सॉरी परसेंटेज, मेरी ऐनक नहीं लगी हुई ना इसलिए मुझे लफ्ज़ों की इसमें समझ नहीं आती, टूटी हुई है। वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ परसेंटेज होती है दरअसल ये रिटर्न की, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो किसी और बिज़नेस से फ़ायदा लेने के लिए, तो ये जो आपने फ़ायदा पीछे छोड़ा है वो आपको एज़ अ कॉस्ट पड़ेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ बेनिफिट के तौर पे जो है वो आप छोड़ के आए हो। उसके बाद आ गया जी अकाउंट रिसीवेबल के अंदर आपने क्रेडिट पॉलिसी अगर तब्दील करते हो आप लोग, यानी कि ठीक है आप क्रेडिट पीरियड 30 की बजाय 40 दिन का कर देते हो, 60 दिन का कर देते हो, ठीक है? अगर आप जो है वो बैड डेट की कीमत बढ़ा देते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम कर देते हो, ठीक है? तो क्या होगा इससे? क्या तब्दीली आएगी? क्या आपका प्रॉफ़िट बढ़ेगा या कम होगा? तो सारों के अंदर बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा। मुरूज़ याद रखनी है, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जब भी क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे, पैसा बढ़ेगा, एडिशनल सेल बढ़ाओगे, पैसा बढ़ेगा, प्रॉफ़िट बढ़ेगा। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ाओगे, तो भी आपका जो है वो पैसा जो है वो बाज़ औक़ात बढ़ जाता है, लेकिन एक हद तक होता है। क्रेडिट पॉलिसी चेंज, वो कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी जो है ना विल बी कंसीडर, उसको इस तरह से कंसीडर किया जाएगा कि चेंज कर दें अगर हम, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दें अपने क्रेडिट पीरियड को, कि उधार मैंने 10 दिनों के लिए दे दिया एक बंदे को, अगर मैं उसको 20 दिनों के लिए उधार दे देता हूँ तो क्या होगा? नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? तो इसमें प्रॉफ़िट होगा, याद रखना है। ये हम कैलकुलेट करके भी देखेंगे। इफ़ वी अलाउ मोर लेस अ डिस्काउंट, अगर हम ज़्यादा या कम डिस्काउंट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है इसका जो है ना वो तब्दीली रूनुमा होगी। टर्म ऑफ क्रेडिट चेंजेज़ इज़ क्रेडिट पॉलिसी चेंज, दरअसल जो हम क्रेडिट चेंज का मतलब ये होता है कि क्रेडिट पॉलिसी जो है ना उसको चेंज करने का नाम है। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी का डिसीजन कैसे आप करोगे? अब इस डिसीजन के अंदर आपने कुछ पॉइंट जो है ना उनको ज़हन में रखना है। नंबर 1 तो एडिशनल सेल जो है ना वो आपको होती है। वो कहता है व्हेन जब वी आर मेकिंग पॉलिसी, जब हम पॉलिसी बना रहे होते हैं तो वी डू नॉट हैव एक्चुअल रिज़ल्ट, तो हमारे पास कोई एक्चुअल रिज़ल्ट नहीं होता। वी हैव बिज़नेस, वी हैव बेसिस, हम इस बेस के ऊपर कुछ जो है वो सच है, जैसा कि कुछ पास्ट का डाटा होता है वो देख लेते हैं। दे आर एस्टिमेट, उनको एस्टिमेट कर लेते हैं। बाय इंक्रीजिंग क्रेडिट पीरियड, हम अपने क्रेडिट पीरियड को बढ़ा के यानी 30 दिन से 60 दिन करके, हाउ मच इज़ आवर एडिशनल सेल, तो हमारी एडिशनल सेल कितनी हुई है, इट कैन बी पर यूनिट सेल में होगी या फिर वो अमाउंट में जो आएगी इन टर्म ऑफ डॉलर की सूरत में हो सकती है, रियाल वगैरह की सूरत में हो सकती है। तो ये बात हम वो कर रहे हैं कि हमने जब भी क्रेडिट पीरियड जो है, क्रेडिट पॉलिसी जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि अपने क्रेडिट पीरियड को ज़्यादा या कम करना है, तो हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे
उस तब्दीली से क्या एडिशनल सेल के अंदर पर यूनिट सेल या अमाउंट के अंदर क्या हुई है, डॉलर या रियाल के अंदर तब्दीली हुई है, बढ़ा है या कम हुआ है, तो वो एडिशनल सेल होती है जो ज़्यादा हो के हमारे पास आ रही होती है। उसके बाद होता है एडिशनल रिसीवेबल, इंक्रीज़ इन क्रेडिट पीरियड एंड एडिशनल सेल्स। यानी एडिशनल सेल और क्रेडिट पीरियड के बढ़ जाने से हमारा दरअसल जो रिसीवेबल होता है ना वो भी बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा फाइनेंसिंग की हमें ज़रूरत होगी, हम जितना ज़्यादा फाइनेंसिंग जनरेट कर सकेंगे, हम इस पोर्शन ऑफ जो वर्किंग कैपिटल है ना उसको बढ़ा सकेंगे। फाइनेंसिंग ज़्यादा होगी, नीड टू बी जनरेटेड टू कवर दिस पोर्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल। हम ज़्यादा फाइनेंसिंग करेंगे तो हमें जो है वो इस वर्किंग कैपिटल की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, कवर करने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। तो एडिशनल रिसीवेबल से भी हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है। उसके बाद एडिशनल मार्जिन होता है इंक्रीज़ इन द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था ना हमारा, यानी सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वो कहता है उससे भी हमारी, यानी जब सेल बढ़ जाएगी तो वेरिएबल कॉस्ट निकलेगी उसमें से, तो हमारे पास एक इजाफी जो है ना एडिशनल मार्जिन आएगा। तो वो कहते हैं एडिशनल मार्जिन जो है ना उसके इंक्रीज़ करने से भी मतलब ये है कि इट इज़ द बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है, विच इज़ मैच किया जाता है इंक्रीज़ इन द कॉस्ट के साथ, ठीक है। यानी कि वो सेल माइनस वेरिएबल जो है ना उसका डिफरेंस जो है वही तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। तो यही बात वो कर रहा है। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट यानी इजाफी कॉस्ट जो है ना वो अगर हम को पड़ रही है तो वो भी बाज़ औक़ात जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती कि हमें जो है वो कोई नुकसान हो, लेकिन हमारा जो है ना फ़ायदा होता है अगर हम क्रेडिट पॉलिसी चेंज करते हैं, ठीक है। डेज़ के अंदर अगर हम डिस्काउंट बढ़ा दें, क्रेडिट का पीरियड का जो दिन है ना, टाइम है, वो अगर हम बढ़ा देते हैं, तो इन सारी चीज़ों का असर जो है ना वो हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना उसके ऊपर होता है। और एडिशनल सेल होती है उसकी सूरत में, जब एडिशनल सेल होती है तो हमारे पास जो है वो कंट्रीब्यूशन यानी प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये अब रेशो जो है ना वो पता होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब ये जो अकाउंट रिसीवेबल होती है ना उसकी रेशो से मुराद होता है कि नेट क्रेडिट सेल जो है ना आपकी जितनी भी हुई है, पहले भी पढ़ चुके हो 5वें मॉड्यूल के अंदर, ये सारे का सारा फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है ना वो बराबर होती है नेट क्रेडिट सेल बटा एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। तो एडिशनल सेल जो होगी ना वो बराबर होगी एडिशनल सेल बटा एडिशनल जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो होती है ना नीचे वाली बटे में जो चीज़ आ रही है, वो ऊपर एडिशनल सेल का तो पता चल गया ना कि एडिशनल रिसीवेबल है तो एडिशनल सेल होगी आपको, ठीक है। जब एडिशनल सेल आप करोगे तो ही जाके एडिशनल रिसीवेबल पैदा होगा ना। तो बटे के अंदर अब आ रहा है रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो ना ये दरअसल 360 बटा, या वो जो नया क्रेडिट पॉलिसी आपकी चल रही होगी ना उस हिसाब से आप निकाल के ना फिर आप उसको डिवाइड कर देते हो एडिशनल सेल के साथ, तो वो आपके पास क्या आ जाती है, एडिशनल रिसीवेबल आ जाता है। और ये एडिशनल जो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है ना उसका फार्मूला होता है सेल ओवर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, पता होना चाहिए। अब ये ज़रा हम ना एक टेबल है उसको देख लेते हैं, और इसको मैंने बड़ी जो तरतीब के साथ, बड़ी सीक्वेंस के साथ इसकी वजाहत जो है वो मैंने अपनी स्लाइडों में की हुई थी और वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड की हुई थी। तो अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट जो है ना उसकी क्रेडिट पॉलिसी की एक पीरियड वो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं सेलिंग प्राइस जो है ना आपकी वो है आपकी 10 रुपये पर यूनिट, और जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना वो है आपकी 8 रुपये पर यूनिट। जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ना वो 2 आया है। अच्छा अब ज़रा देखते हैं आ कैसे रही हैं चीज़ें। सबसे पहले तो देख लो, चलो ये बता देता हूँ, करंट सेल जो है ना वो आपको उसने दी हुई थी कि 2,40,000 रुपया था करंट सेल, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है फ़िलहाल। करंट क्रेडिट पीरियड जो था ना वो कहता उस वक्त तो 30 था, लेकिन अब अगर आप 30 की बजाय अपने जो उधार दी है उसका टाइम बढ़ा देते हो 60, ठीक है। अगर आप उसको 60 दिन कर देते हो तो एडिशनल सेल 25% जो है ना वो आपकी, वो अगर आप 2,40,000 रुपये निकालते हो तो वो तकरीबन 6 लाख रुपया जो है वो आ जाती है, ठीक है, 6 लाख आ जाती है। तो एडिशनल सेल की अमाउंट 6 लाख होगी। नया क्रेडिट पॉलिसी जो पीरियड था ना वो 30 से आप लोगों ने 60 पे ले गए हो, तो एडिशनल जो यूनिट पैदा हुए हैं ना आपको, वो आपको पता कैसे पैदा होंगे एडिशनल यूनिट, वो होंगे जो सेलिंग यूनिट है ना आपका टोटल वो था 10 रुपये। तो आप उस 10 को तकसीम कर दोगे ना इस 6 लाख के ऊपर, तो आपके पास जो आएगा ना यूनिट की तादाद वो 60,000 रुपये आ जाएगी, ठीक है। और आपको जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपने पहले कहीं छोड़ के आए वो भी एज अ कॉस्ट पड़ेगी, तो वो 20% है, ठीक है। अब ऊपर आ जाओ, सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिखाऊँ आपको। सेलिंग प्राइस थी 10 रुपये पर यूनिट, कितनी, 10 रुपये यूनिट।
अब बच्चों ये देख लो कि जो आपके पास ये जो तीसरे नंबर पे है ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये तो दो आया है। ये दो कैसे आया पता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे ही था ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फार्मूला, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दोनों चीज़ें वो कह रहा था यूनिट में हो सकती हैं। तो सेल कितनी है हमारी? 10 है। वो ऊपर वाली जो चीज़ है ना सेलिंग प्राइस, वो उससे मुराद है सेल्स। तो सेल हमारी 10 माइनस हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 8, तो 10 में से 8 गए, बाकी रह गए 2, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। अब हमने निकालना है वेरिएबल कॉस्ट, उसकी रेशो। अब वेरिएबल कॉस्ट की रेशो क्या होती है भला? ये जो वेरिएबल था ना दूसरे नंबर पे, अब इसकी अगर हम रेशो में अमाउंट निकालना चाहें तो रेशो में अमाउंट इसकी होती है, मैंने पहले भी बताया था, जब हम कहेंगे ना वेरिएबल कॉस्ट निकालो और वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालो, इसी तरह हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी देखा था। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन तो था ना, वो तो हमने निकाल लिया। अब 10 में से 8 किया तो वो सेल में से मैं को वेरिएबल कॉस्ट निकाल दी, 2 आ गया। अब निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट से वेरिएबल कॉस्ट रेशो। वेरिएबल कॉस्ट रेशो बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपकी हो जाएगी सेल। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8। उसको आप तकसीम कर दोगे किसके साथ भला? इसके साथ, 10 के साथ। तो 8 तकसीम 10 करोगे तो आपके पास 0.08 आ जाएगा। ठीक है, 0 जो 0.8 होगा, उसको आप ज़रूर 100 के साथ देंगे तो 80% ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्या कहा है भला मैंने कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो बराबर होती है वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल के। तो सेल है हमारे पास 10, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 8, तो 10 वेरिएबल कॉस्ट बटा सेल होती है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट बटा 10 का मतलब है 8/10। 8/10 को तकसीम करके ज़रब दोगे 100 के साथ, तो परसेंटेज के अंदर आपके पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इसका मतलब हुआ कि अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी, वो पहले भी हमने बताया था ना कि वेरिएबल कॉस्ट अगर आपकी 80% है, तो इसका मतलब है, वहाँ पे उसने एग्जांपल दी थी कि 70% अगर एक चीज़ हो तो दूसरी आप 30 मान लेते हो। तो इस तरह अगर वेरिएबल कॉस्ट आपकी 80% है, तो आपका जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आएगी ना, जो कि आपकी थी कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल के, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन बटा सेल से मुराद होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है 2 बटा सेल आएगा 10, यानी कि 2/10 करके उसको 100 के साथ ज़रब दोगे तो 20% जो है वो जवाब आपके पास आ जाएगा। यानी आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20% है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो 20%, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% आ गई है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने ये सारी चीज़ें निकाल ली हैं, क्योंकि ये आगे फार्मूले में इस्तेमाल होनी है। सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। नई क्रेडिट पीरियड पॉलिसी बताई हुई थी, उसने सारा कुछ दिया होगा, बस वो ऊपर वाली आपको ना कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी दी होगी बात का, तो पर पता होना चाहिए आई कैसे है। पर रेशो निकालनी है आप लोगों ने दोनों चीज़ों की, वेरिएबल कॉस्ट की और कंट्रीब्यूशन कॉस्ट की, जो कि ऊपर फार्मूला बता चुका हूँ, वो देख लेना है। अब हम आगे चलते हैं और आगे जाके अब इसको मज़ीद देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है? प्रॉफिटेबिलिटी। स्टेप भी याद रखने हैं। एडिशनल सेल जो आपने की होगी ना, आप पहले तो उसको यूनिट में निकालोगे कि कितनी मुझे एडिशनल सेल होगी। देखो, आपने जो टोटल जो यूनिट जो आपने सेल किए थे ना, सही एडिशनल, वो आपने 60,000 यूनिट किए थे। तो 60,000 यूनिट का ना आप दो जो है ना, दो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना था? 2 रुपये। ये देखो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना था? 2 रुपये। तो 60,000 यूनिट के ऊपर 2 रुपये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से कितने यूनिट जो है वो आपने प्रॉफिट अर्न किया। तो देख लो, आपने प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना एडिशनल सेल के ऊपर, वो 1,20,000 यूनिट आ गए। अब इसको आप लोगों ने ज़हन से निकाल देना और उसको छोड़ देना फ़िलहाल। दूसरे स्टेप पे आ जाना, पहले मैं प्रॉफिटेबिलिटी निकाल के उसको छोड़ दो। दूसरे में आ जाओ, अब निकालें एडिशनल रिसीवेबल। मैंने पहले भी बताया था, एडिशनल रिसीवेबल का जो फार्मूला ऊपर अभी हमने पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, वो बराबर होता है एडिशनल सेल बटा आपके पास होता है मतलब कि वो टर्न ओवर रेशो के। ठीक है, वो भी डेज़ में होगी, यानी 360 तकसीम हम कर देंगे नई क्रेडिट पॉलिसी के साथ। तो 360 तकसीम नई क्रेडिट पॉलिसी 30 की बजाय कितनी थी? 60 थी। तो 360 तकसीम 60 जब हम करेंगे ना, तो वो हमारे पास 6 जवाब आ जाएगा। तो एडिशनल सेल कितनी हुई है भला हमारे पास? 6 लाख हुई थी ना, ऊपर अभी हमने निकाल के आए हम, यहाँ पे देखो ना, 60 लाख रुपए एडिशनल सेल हुई थी 25% पे, ये देखो। तो ये वाला जो क्रेडिट, न्यू क्रेडिट पॉलिसी, वो 60 दिन थी। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो ये वाला होता है, ये वाला, ये देखो कि एडिशनल सेल जो कि 60 लाख हुई है, ये वाला। ठीक है जी, हमने
पहले स्टेप के अंदर तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकाली ना, यानी यूनिट की तादाद निकाल ली, टोटल कंट्रीब्यूशन यूनिट की पर यूनिट कितने थे और टोटल यूनिट कितने जनरेट हुए, 60,000, तो वो 1,20,000 यूनिट आ गए, वो छोड़ दो। अब आ गया एडिशनल सेल, यानी एडिशनल रिसीवेबल निकालना होता है, टोटल कितना पैदा होगा, उस 1,20,000 पे कितना रिसीव करना है आपने पैसा, तो वो होता है एडिशनल सेल बटा रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो एडिशनल सेल थी वहाँ पे कितनी भला, 60 लाख रुपया, ठीक है। तो 60 लाख को आप डिवाइड कर दोगे रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से। अब ये जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये कैसे निकालते हैं, पहले भी बताया, 360 जो होता है ना, जो से एक साल में दिन होते हैं, उनको तकसीम कर दोगे नई क्रेडिट पॉलिसी के साथ। तो 360 तकसीम नई क्रेडिट पॉलिसी हमारे पास 60 है, ये देखो। तो 360 तकसीम 60 करोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 6। तो उस एडिशनल रिसीवेबल की अमाउंट यानी 60 लाख को 6 के साथ तकसीम करोगे तो ये 1 लाख रुपया जो है वो आपके पास 10 लाख जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी अब जो है वो आपने जेन में रख लेना है। अब वो पहले वाला स्टेप इंडिविजुअल था, उसका बाकियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे के अंदर एडिशनल रिसीवेबल जो निकाली है ना आप लोगों ने, उस एडिशनल रिसीवेबल यानी 1 लाख की 10 लाख के ऊपर अब आप जो है वो कॉस्ट निकालोगे। कौन सी कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इसके ऊपर कितनी पड़ेगी। अब वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वो आपने अगर निकालनी है, आपने इन्वेस्टमेंट इन एडिशनल रिसीवेबल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की है आप लोगों ने, उसके ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी ना, वो निकालने का तरीका ये होता है कि वो जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो नहीं निकाली थी आप लोगों ने ऊपर, वो अभी बताया था मैंने, यहाँ पे हमने 80% नहीं निकाला था जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो, जो कि बराबर थी वेरिएबल कॉस्ट बटा 80 बटा सेल के, यानी कि 8/10 के, तो वो 80% आ गया था ना। तो ये वाली अमाउंट जो आपने ऊपर निकाली होगी ना दूसरे स्टेप के अंदर, 1 लाख और 10 लाख रुपया, उसको ज़रब दे देना है आपने वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तीसरा स्टेप है ये। पहला स्टेप क्या है कि आपने दरअसल प्रॉफिटेबिलिटी यानी एडिशनल यूनिट की तादाद निकाल लेनी है, उसको छोड़ देना, उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा बाकी। दूसरे नंबर पे एडिशनल रिसीवेबल निकालोगे, उसका फार्मूला बताया मैंने। उसके बाद आपने निकालनी है वेरिएबल कॉस्ट, किसके ऊपर, इस एडिशनल रिसीवेबल के ऊपर जो दूसरे स्टेप के अंदर 10 लाख हासिल किया ना, उसके ऊपर आप लोगों ने अब क्या निकाल लेना है, एडिशनल मतलब कि रिसीवेबल के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे कितनी आई है। तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होगी ना, ये आपने उस एडिशनल मतलब कि जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट रेशो ऊपर 80% निकाली है ना, उसके साथ आप दूसरे स्टेप से जो 10 लाख आया है ना, उसको ज़रब दे दोगे एडिशनल रिसीवेबल को, तो 80,000 रुपये आ जाएगा। अब ये जो 80,000 है ना, इसको आपने चौथे स्टेप में यूज़ करना है। कैसे कि इस 80,000 के ऊपर अब जो है ना, आप लोगों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही होगी, यानी कि वो कॉस्ट जो आप पहले एक चांद छोड़ के आ गए हो कहीं और, वो भी इसमें से माइनस करोगे तो जाके आप एग्जैक्ट अमाउंट पे पहुंच पाओगे कि आप कहाँ पे खड़े हो। क्योंकि वो जो पहले इन्वेस्टमेंट आपकी आप ले रहे थे, वो तो अब इसमें से जानी चाहिए ना, फिर पता चलेगा एग्जैक्ट। ये तो नहीं है 10,000 मुझे यहाँ पे मिला है, 10,000 मैं छोड़ के आ गया था, तो फिर तो बात ही ना हुई, फिर तो ज़ीरो पे खड़े हो आप। तो इस तरह से वो जो पीछे जो मौका छोड़ा है, उस मौके को भी इसमें से निकालेंगे कॉस्ट के तौर पे, ठीक है। तो ये देखो, अभी ये तीसरे स्टेप में हमने एडिशनल मतलब वो निकाली होगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मालूम कर लेंगे हम ऑन वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, यानी उस वेरिएबल कॉस्ट में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कितनी जाएगी हमारी, वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे भला, इस 80,000 को उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की परसेंटेज को यूनिट में मतलब तक ज़रब कन्वर्ट करके ज़रब देंगे तो 16,000 आ गया। तो इससे मुराद ये हुआ अब कि आपका क्रेडिट जो आपकी पूरी की पूरी थी ना बातें, वो मैं बताता हूँ कैसे आप डिसीजन लोगे। इससे डिसीजन ये लिया जाएगा आपका बच्चों कि आपकी जो टोटल इससे प्रॉफिटेबिलिटी हुई ना एडिशनल सेल में, वो 1,20,000 हो गई, ठीक है। और जो टोटल कॉस्ट आपको पड़ी है ना, वो आपको हो गई ये वेरिएबल कॉस्ट यानी थर्ड स्टेप वाली 80,000 प्लस ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 16,000, तो ये टोटल होगी 96,000 रुपया। तो 96,000 रुपया आपको टोटल कॉस्ट पड़ी है और आपको प्रॉफिट 1,20,000 रुपया हो गया, ऊपर वाले स्टेप और आखिरी स्टेप, और ये वाली दोनों मिलानी है आपने, जहाँ पे उसने लिखा नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे मुराद ये है। तो अब बताओ इससे फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है। तो इससे तो हमें कैलकुलेशन से पता चला कि हमें 96,000 रुपये अगर कॉस्ट पड़ रही है, तो 1,20,000 रुपये जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट है, उसमें से डिफरेंस भी निकाल लें तो हमें काफ़ी बचत हो रही है। तो इससे मुराद ये हुआ कि अगर आपकी सेलिंग प्राइस 10 पर यूनिट थी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट अगर 8 भी चल रही थी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो आपका 2 था, और आप जो करंट सेल चला रहे थे वो 2,40,000 या 24 लाख रुपए चला रहे थे,
तो इसके बाद वो कहता है और ये जो सारी चीज़ें ऊपर वाली आ रही थी ना, ये आ रही थी क्रेडिट पीरियड 30 दिनों पे। यानी जब आपने उधार 30 दिनों के लिए दी हुई थी। लेकिन अगर आप उधार का जो दौरानिया है वो 30 से बढ़ा के 60 कर देते हो, तो उस 60 करने पे वो कहता है आपको एडिशनल जो सेल होती है ना, वो इतनी हो जाती है, ठीक है? उन दिनों में या उस वजह से वो और बंदे आके जो है वही बंदा लगा लो या आपसे और चीज़ें लेने लग जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? तो उसके दौरान जो आपको एडिशनल सेल हुई है ना, वो इतनी हो जाती है, ठीक है? और उस दौरानिए में जो एडिशनल यूनिट होंगे ना, वो इतने आ गए और इतनी कॉस्ट पड़ रही है। तो अब बताओ उस 30 से 60 दिन क्रेडिट पीरियड तब्दील करने से, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी की एग्जांपल है ये। क्रेडिट पीरियड तब्दील करने से तो हमने जब यहाँ पे वो 360/60 किया था तो 6 जवाब आया था। तो वो तब्दील करके देखा तो हमें पता चला कि हमारी जो कॉस्ट है ना, वो टोटल जो आती है ना, वेरिएबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो 96,000 बन रही है, ठीक है? और जो हमारा प्रॉफ़िट 1,20,000 बन रहा है, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि हमारा क्रेडिट पीरियड 30 दिन से 60 दिन करने से हमें प्रॉफ़िट होता है और वो हमारी अमाउंट जो है कंट्रीब्यूशन की वो बढ़ जाती है। तो ये वो कहता है इफ़ वी चेंज आवर क्रेडिट पॉलिसी, अगर हम क्रेडिट पॉलिसी तब्दील करते हैं एंड शिफ्ट फ्रॉम 30 टू 60 डेज़, अगर इसी तरह हम 30 से 60 डेज़ पे पहुंच जाते हैं तो आवर एडिशनल अमाउंट बेनिफिट जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, अलॉट मोर, वो ज़्यादा होगा देन कॉस्ट से। तो वी शुड गो फॉर इट। तो इस तरह हम जो है वो इस क्रेडिट पॉलिसी को अपनाएंगे कि हम 30 के बजाय 60 जो दिन है ना वो कर दें अपने उस क्रेडिट पीरियड के। उसके बाद आ गया जी अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट के अंदर न्यू क्रेडिट पॉलिसी। सेम वही चीज़ें हैं, यहाँ पे सिर्फ एक उसने चीज़ की है कि यहाँ पे ना उसने क्या किया भला, मतलब ये एडिशनल सेल बताई हुई है उसने, ठीक है? परसेंटेज नहीं दी, यूनिट भी निकाल दिए, सारा कुछ बता दिए। तो वही करोगे आप, यूनिट निकालोगे पहले स्टेप में, उसके बाद उसको भूल जाओगे। दूसरे दूसरे स्टेप में आके आप जो नई क्रेडिट पॉलिसी है ना 60 वाली, वो निकालोगे। नए जो आपकी एडिशनल सेल होगी उसके ऊपर, जो कि अब 3,60,000 वहाँ पे हमें निकालना पड़ी थी, यहाँ पे उसने खुद ही बता दिया। तो इससे 60,000 रुपया जो है ना आपके पास एडिशनल सेल आ जाएगी। उस एडिशनल सेल के ऊपर अब तीसरे स्टेप में आपने वेरिएबल कॉस्ट की रेशो जो है वो निकालनी है। तो वो आपने पहले निकाली होगी, ऊपर जैसे मैंने बताया उसको ज़रब दोगे तो 48,000 आ गया। अब वो कहता है कि पहले जो पुरानी सेल थी ना वो 2,40,000 थी, जो कि जो थी ना वो 30 सालों की था तक क्रेडिट पीरियड। तो 30 सालों का मतलब क्या है कि 360 तक़सीम 30 करोगे तो 12 जवाब आ जाएगा। तो ये ओल्ड जो क्रेडिट पॉलिसी होगी ना आपकी, ठीक है? उसके ऊपर जो है ना वो ये आ गया 2 लाख, और जो न्यू क्रेडिट पॉलिसी होगी ना जो 60 दिन पे गई है, तो उस पुरानी सेल के ऊपर अगर हम नई क्रेडिट पॉलिसी यानी 60 दिनों वाली अप्लाई करते हैं तो उससे 4 लाख रुपए आता है आपका जवाब फॉर एग्ज़ाम्पल। तो वो ये बात कर रहा है कि जो आपकी ये जो आपने कॉस्ट देखनी होती है ना, दरअसल क्या देखनी होती है? ये जो कॉस्ट इम्प्लीमेंट करनी होती है, ये आपने ओल्ड जो क्रेडिट पीरियड होता है ना, उसकी निकालनी होती है। यहाँ पे ये स्टेप आ रहा था ना ये वाला, 2,40,000 को 12 से तक़सीम किया था। इसका जो जवाब होगा ना, उस जवाब को आप लोगों ने जो है वो आगे लेके चलना होता है। नए जो क्रेडिट पीरियड होता है ना, नई क्रेडिट पॉलिसी होती है, वो पुराने कस्टमर के ऊपर नहीं लगती होती। पुराने कस्टमर के ऊपर पुरानी ही क्रेडिट पीरियड यानी 30 सालों वाली ही लगेगी। तो उनकी जो सेल होगी वो भी पुरानी रहेगी। तो 2,40,000 के ऊपर आप पुरानी क्रेडिट पॉलिसी की जो रेशो निकालोगे ना, तो वो 360 तक़सीम 30 निकालोगे, सॉरी, तो वो 2 लाख आ जाएगा। तो ये 2 लाख जो है ना इसको आपने फिर आगे लेके चलना है। अब ये जो होगा ना आपके पास 2 लाख ये कॉस्ट पड़ेगी आपको, ये कॉस्ट होगी ना वेरिएबल कॉस्ट, जो ओल्ड जो थे ना आपके कस्टमर या वो जो बंदे थे उनके ऊपर जो लगनी थी। तो ओल्ड के ऊपर जो लगेगी वो, और नए नए जो है वो सेल जो बंदे थे यानी कि जिनके ऊपर ये 60,000 लगी थी उस पे 48,000 कॉस्ट आई थी, और जो नए थे उनके ऊपर आ गई आपको ये 20,000 रुपया, ठीक है? तो ये जो 2 लाख ये आई है ना, तो इस 2 लाख और वो 48,000 को आप दोनों को डिवाइड करोगे तो टोटल जो कॉस्ट आपको पड़ी है ना, वो 2,48,000 पड़ गई। तो ये 2,48,000 जो है ना, वो अब हम जो है ना वो आगे लेके चलेंगे। इस 2,48,000 में से अब हम इसमें से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है ना वो निकालेंगे, जो कि 20% थी, वो आ गया 49,000। अब ये 49,000 आ गई। अब ये 49,000 ये प्लस जो है वो 40,000 रुपया ये, ठीक है? ये अगर हम करते हैं ना टोटली ना 48,000 रुपये ये, 48,000 ये प्लस 49,000 ये, 48 और 49 करें तो ये तकरीबन जितनी भी बनती है ना, ये ऑलमोस्ट जो है वो आपकी ये जो आई है ना यहाँ पे 72,000 तकरीबन या जो भी था, उसके ना राउंड अबाउट जो है ये उससे कम आएगी। क्या आएगी? कम आएगी।
मतलब ये उसने यहाँ पे मिला के दिखा दिया ना हमें 49,000 रुपया। ठीक है, तो ये 49,000 और वो जो इधर आ रही थी, कितनी आ रही थी वो, 20,000 थी या कितनी थी। ठीक है, तो वो ये 60,000 या 6,000 थी, ये लगाओगे ना टोटल, तो ये जो आपके 72,000 है ना बहर कैफ, इस 72,000 यूनिट से वो क्या आएगी, कम आएगी। तो ये जब कम आएगी तो इससे मुराद ये होगा कि हम वी कंपेयर करेंगे कोस्ट को, जो कि उनचा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 49,000 है। ठीक है, और एडिशनल जो बेनिफिट था ना वो, अब ये देखो, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई है ना, हमारे पास एक ही कॉस्ट थी यहाँ पे, कितनी थी, एक ही कॉस्ट थी, जो कि 2,48,000 के ऊपर जो कॉस्ट थी ना वो हमने फाइंड करनी थी यहाँ पे। हमने 80,000 जो थी ना उस पर नहीं की फाइंड। ठीक है ना, अब की बार ये वाला जो स्टेप था ना दूसरे वाला 48,000, इसके ऊपर नहीं लगाई हमने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया है अपनी उस अमाउंट के ऊपर जो 2,48,000 आई थी। तो उस 2,48,000 जो था, ये कहाँ से आ गया था भला हमारे पास, कि ये जो 2,48,000 है ना, दरअसल ये हमारी एक कोस्ट ऊपर वाली, यानी ये वाली कोस्ट, जिसके ऊपर हमने पहले स्टेप के अंदर अप्लाई करना होता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इसके ऊपर भी लगेगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्लस इसके ऊपर भी लगेगी जो पुराने ओल्ड क्रेडिट पीरियड पे आई थी। तो वो और ये दोनों मिला के हम एक ही दफ़ा जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन पे लगा देंगे। दोनों को मिलाया तो 2,48,000 टोटल कॉस्ट बनी। 2,48,000 के ऊपर टोटल कॉस्ट पे हमने जब 0.20% इम्प्लीमेंट किया, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट है वो 49 आई। तो इससे मुराद वही है, 49 तो हमारे पास आ गई कॉस्ट। और अगर हम 30 से 60 दिन दौरानिया कर दें और क्रेडिट सेल 2 लाख से 36 लाख बढ़ा दें, यानी 24 लाख से 36 लाख कर दें, तो इस तरह से हमारी क्रेडिट पॉलिसी और एडिशनल सेल बढ़ाने से हमारा जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन होता है, वो भी बढ़ जाता है। जैसा कि 49,000 हमारी कॉस्ट है और 72,000 प्रॉफिट है, तो ये दोनों का डिफरेंस देखो तो काफ़ी है। तो इससे भी ये बात साबित हुई कि अवर बेनिफिट इज़ मोर देन कॉस्ट, तो दिस न्यू क्रेडिट पॉलिसी इज़ रिकमेंडेड, ये भी आप रिकमेंड कर दोगे। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की एक ना ये आ गई है कि अगर बैड डेट हो जाए, यानी कि उधार है वो आपने लोगों को दी, ठीक है, और वो लोग भाग गए, वो पैसे अब दे ही नहीं रहे, ऐसी सूरत भी पैदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो क्या कहता है कि अगर आपको एक नई कॉस्ट जो है ना वो आखिर के अंदर देखो वो बैड डेट के तौर पे पड़ रही है, और याद रखना है बैड डेट जो होता है ना वो हमेशा डायरेक्टली एडिशनल सेल की अमाउंट पे लगता है, यानी कि 60 लाख पे बन लगेगा। ये याद रखना है, जो हमारा बैड डेट होता है वो किसके ऊपर लगता है, डायरेक्टली एडिशनल सेल पे, यानी 6 लाख यहाँ पे जो दी होगा उस पर लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें यूनिट निकाल लेने हैं, पिछला वाला प्रोसीजर है। फिर उन यूनिट के ऊपर जो नई क्रेडिट पॉलिसी यानी 60 वाली है ना, उसका क्या निकालेंगे हम, एडिशनल सेल का वेरिएबल कॉस्ट। उस वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर यानी 1 लाख के ऊपर हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या सॉरी, वो जो अब उसने बताया ना बेड डेट, रुको, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो निकाल ली हमने, ये तो बता दिया ना मैंने। वेरिएबल कॉस्ट जो है ना उसकी रेशियो जो है वो निकालेंगे हम, वो निकाल ली, 80,000 आ गई। अब जो है ना, अब नया जो चीज़ ऐड हुई थी वो थी बेड डेट। इस बेड डेट के ऊपर यानी 10% जो है ना वो हम डायरेक्ट एडिशनल सेल के ऊपर जो है वो अप्लाई करके हम एडिशनल कॉस्ट निकालेंगे जो बेड डेट की वजह से पड़ेगी, वो आएगी 60,000 रुपया। अब एक 60,000 रुपया, ठीक है, ये आ गई। अब हमने निकालना था उस अमाउंट के ऊपर जो हमने यहाँ से निकाली थी ना 80,000, यानी जो हमने एडिशनल सेल के ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट निकाली थी, उस एडिशनल सेल के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट को ज़रब दे देंगे हम अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ, जो कि 16,000 आ जाएगी। ठीक है, इस 16,000 को हमने जमा कर देना है अपने उस बेड डेट वाली कॉस्ट यानी 60,000 के साथ, ये रही, इसके साथ हम ऐड कर देंगे 16,000 को, तो ये टोटल आ जाएगा 76,000 रुपया। कितना, 76,000। तो ये जो 76,000 आया, तो अब ये 76,000 है ना, ये हमारे 1,20,000 यानी इससे कम है। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम अपना बेड डेट भी अगर हमें पड़ जाता है क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से, तो भी हमें मुनाफा हो सकता है, और मुनाफा होता है, यहाँ पे हमने देखा है। तो इसलिए इस पॉलिसी को भी हम जो है वो इसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है कि अगर आपको बेड डेट हो भी जाती है तो भी आपको जो है वो प्रॉफिट के चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी, अब आ गया जी हमारे पास ये वाला कि इम्पैक्ट ऑफ कैश डिस्काउंट इन क्रेडिट पॉलिसी, कि अगर आप अब कैश डिस्काउंट दे दोगे तो फिर क्या होगा। कैश डिस्काउंट से मुराद है एक बंदे से ना आप लोगों ने लेना था, क्रेडिट पॉलिसी है ना ये भी सारी की सारी, उधार दिया आपने, वो बंदा भाग गया, उधार दिया, सेल जो है वो बढ़ेगी कम होगी, उधार दिया, दिन आपने कम या ज़्यादा कर दिए, उधार दिया, आपने डिस्काउंट दे दिया, उधार दिया। तो इस तरह की जो मतलब उधार देने पे आपने मुख्तलिफ़ तरह की जो
अवामिल होते हैं, उसकी जो ऊपर अफेक्ट कर रही होती हैं चीज़ें, उनकी तब्दील करने से क्या असर पड़ता है, ये जो चीज़ है ना, इसका नाम हमने दिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि व्हेन वी इंक्लूड डिस्काउंट पॉलिसी, जब हम डिस्काउंट पॉलिसी को इंक्लूड कर देते हैं कैलकुलेशन के अंदर क्रेडिट पॉलिसी के, तो वी हैव टू एंटिसिपेट आउट, तो हम जो है वो इस चीज़ को एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। किस चीज़ को भला? कि इवन जब भी हम इंक्लूड कर देते हैं डिस्काउंट पॉलिसी को कैलकुलेशन के अंदर, डिस्काउंट पॉलिसी का मतलब ये है कि हमने किसी बंदे को डिस्काउंट दे दिया कि अगर तू मुझे 30 दिन के बजाय ना 10 दिनों में लौटा देगा तो मैं तुझे 2% डिस्काउंट दे दूंगा। इस तरह की सिचुएशन में भी तो आपको समझो वो पड़ रहा है ना यार, कॉस्ट ही पड़ रही है ना, एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी, आपने उधार दिया, डिस्काउंट हुआ तो पैसे की सेल की अमाउंट कम होगी। तो क्या इस तरह से क्रेडिट पॉलिसी देने से, क्रेडिट डिस्काउंट देने से आपका वो सेल जो हमने ऊपर दिन वगैरह तब्दील करके देखा है वो बढ़ रहा था, क्या इधर भी बढ़ेगा? इस बात वो कर रहे हैं। इन क्रेडिट पॉलिसी वी हैव टू एंटिसिपेट आउट ऑफ टोटल एडिशनल सेल में से हमने निकालनी होती है हाउ मच परसेंटेज ऑफ आउटकम्स विल अवेलेबल इट, इसके साथ कितनी मतलब परसेंटेज अवेलेबल होगी। वी विल कंसिडर द डेज ऑन डिस्काउंट पीरियड, हम डेज जो है ना उनको डिस्काउंट पीरियड के तौर पे लेंगे। एंड दोज विल बी अवेलेबल दिस इज़ कंसिडर दैट टू, तो इस चीज़ को जो है वो हम कंसिडर करेंगे। वी विल फजूल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वी विल कंसिडर द डेज़, तो हम इस तरह से डेज़ को कंसिडर करेंगे ऑन डिस्काउंट पीरियड के ऊपर। एंड दोज हु विल अवेल दिस, और उनके ऊपर भी जो ये अवेल करेंगे, तो वी विल कंसिडर दैट टू कि कैलकुलेशन जो है ना विल बी सिमिल्टेनियसली डिस्काउंट इज़ कॉस्ट फॉर दी कंपनी। तो इस तरह से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि डिस्काउंट देने का मतलब आप जो है ना वो कॉस्ट अपनी कंपनी की बढ़ा रहे हैं, अपने प्रॉफिट कम कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया या बैड डेट हो गया या डिस्काउंट हो गया, सारे के सारे जो है ना वो आपके जो है वो कॉस्ट कहलाते हैं। ठीक है, टोटल कॉस्ट कहलाती है। तो टोटल कॉस्ट जो आती है ना आपकी, वो सारी की सारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बैड डेट और डिस्काउंट जो होते हैं ना, सारे के सारे आपके टी कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट कहलाती हैं। सारी कॉस्ट होती हैं, ये डिस्काउंट दे लो चाहे बैड डेट देख लो, हमने देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखा हमने। ठीक है, चेंज ऑफ क्रेडिट पीरियड चेंज करके देखा, सारे के सारे वो चीज़ें देखी, ये वाली टोटल कॉस्ट कहलाती हैं। वैसे डिस्काउंट, बैड डेट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टोटल कॉस्ट है। अब आ गया हमारे पास कैलकुलेशन से हट के ज़रा थोड़ा थ्योरी बेस सारे का सारा सिस्टम। इसमें आ जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री क्या होती है जी? इन्वेंट्री वो होती है कि इज़ यूज्ड की जाती है बिज़नेस के अंदर दो तरह के मकसद के लिए। एक तो इन्वेंट्री वो होती है जो स्टॉक के अंदर मौजूद होती है, जो ट्रेडिंग में चल रही होती है, यानी आपका रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया, फिनिश गुड हो गया। तो ये सारी की सारी मरूज़ी आ सकती हैं जो, ठीक है, आप लोगों को इनके नाम आ सकते हैं, शॉर्ट आ सकता है, पता होना चाहिए। तो ये बात याद रखनी है, जो ऊपर मैंने सारी अभी ये कैलकुलेशन करवाई है ना, उनके फार्मूले, उनके निकालने का तरीका, उनका अफेक्ट, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइप ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक एंड ट्रेड यानी ट्रेड के अंदर जो स्टॉक मौजूद है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं? इन्वेंट्री कहलाती हैं। तो स्टॉक एंड ट्रेड का मतलब है, अच्छा जी, अब ये पता होना चाहिए आप लोगों को कि ये जो टाइप ऑफ इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री के अंदर आपकी दो तरह के टाइप्स हैं। एक होती है वो स्टॉक एंड ट्रेड, एक स्टोर स्पेयर एंड टूल्स। ठीक है, किसी भी तरह के जो टूल्स होते हैं स्टोर के अंदर जो आप इस्तेमाल चीज़ें रख रहे होते हो वो, और स्पेयर वगैरह होते हैं जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें जो कि बन नहीं रही होती है, रॉ मटेरियल नहीं बनता उनका, ना ही उनका कोई रॉ मटेरियल होता है, उनको सिर्फ इस्तेमाल करते हो आप, कंज्यूम नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से ये स्टॉक एंड ट्रेड होते हैं ना, उसके अंदर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड शामिल होता है। जबकि जो आपका ये है ना स्टॉक स्पेयर एंड टूल, उसके अंदर यूज्ड फॉर इंटरनल कंजप्शन के अंदर लिए इस्तेमाल करते हो, नॉट फॉर सेल, उसको आप बेचते नहीं हो। तो एडवांटेजेस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो आप, पूरी की पूरी जो इन्वेंट्री होती है, आपका रॉ मटेरियल, जूतों के लिए खाम माल पड़ा हुआ है, कुछ जो है वो मशीन में लगा हुआ है, चल रहा है, बन रहा है। ठीक है, कुछ जो है वो बन के स्टोर में चला गया है कि उसको बेचने के लिए अब तैयार है। तो इस तरह से इसको सारी चीज़ को जो है ना वो क्यों मैनेज किया जाता है, उसका फ़ायदा क्या है? वो कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होते हैं प्रोवाइड करती है हमें एक होलिस्टिक व्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का एक होलिस्टिक व्यू बताती है कि हमारे पास कितना जो है खाम माल रह गया है। ठीक है, इन्वेंट्री की कितनी आइटम रह गई हैं, कितना लेवल पे है वो हमारी मौजूद है। मुख्तलिफ़ तरह के हम उसके बेनिफिट भी पढ़ेंगे, लेवल भी पढ़ेंगे। ठीक है, और उसको किस तरह से मेंटेन किया जाता है इन्वेंट्री को, ये भी देखेंगे। यहाँ पे जब मैं इन्वेंट्री का जिक्र करूँ तो आपने ये सोचना है कि आपकी उस फैक्ट्री के अंदर जो, ठीक है, फॉर एग्जांपल साबुन बनाने वाली है, साबुन बनाने के लिए जो केमिकल होता है
उसका लेके आना, फिर उसका जो है वो प्रोसेस करना उस पे, फिर उसकी साबुन बनना, पैकिंग करना, पैकिंग करके दुकानों तक पहुँचना, ये सारे का सारा अमल जो है वो इन्वेंट्री के अंदर जो है ना वो आता है, ठीक है। इन्वेंट्री से मुराद आपकी वो प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी जो ऊपर तीनों प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, बताया है जो वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड तक। इट प्रोवाइड अस कंट्रोल, ये हमें कंट्रोल बताता है, काज बताता है इन्वेंट्री की, हैज़ अ कॉस्ट कि उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, ये बताता है। बेटर इन्वेंट्री जो है ना वो मैनेजमेंट बेटर कंट्रोल बताती है हमें, जितनी अच्छी इन्वेंट्री होगी मैनेजमेंट उतना ही बेहतर कंट्रोल आप कर सकोगे। वी कैन अवॉइड स्टॉक आउट, हम अच्छी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना उसको करके स्टॉक आउट से बच सकते हैं। स्टॉक आउट यानी कि ऐसा ख़तरा ना पैदा हो जाए कि जिसकी वजह से हमारी जो है वो सारे का सारा जो है वो इन्वेंट्री बंद हो जाए और हमारा सिस्टम जो है वो फ्लॉप होकर खड़ा हो जाए, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हो। विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ इन्वेंट्री जो है ना मैनेजमेंट हेल्प्स करती है अस हमारी टू प्लान करने के लिए द प्रोसेस एंड इन्वेंट्री की आइटम को, ठीक है। सारी चीज़ें देखते हैं। इट हेल्प अस टू सेव टाइम, ये हमारी जो टाइम बचाने में हमारा मददगार साबित होती है। तो ये नीचे वाले उसके सारे इस्तेमाल हैं, आपको पता होने चाहिए कि सेंट्रलाइज व्यू ऑफ स्टॉक, एक स्टॉक को आप एक सेंसरी नज़र से जो है ना वो एक सेंट्रलाइज्ड व्यू जो है ना यानी कि मरकज़ी जो नज़र है ना उसके साथ देख रहे होते हो, उसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल करते हो आप, इन्वेंट्री अच्छी मैनेजमेंट होती है उससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। आप अवॉइड स्टॉक आउट, यानी आप इसलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हो कि आप जो है ना वो स्टॉक आउट वाली हालत से बच सको कि जहाँ पे आपके पास स्टॉक रहे ही ना। उसके बाद आप प्लानिंग करते हो और फोरकास्टिंग, यानी आने वाले वक्त में कितनी आपको चाहिए इन्वेंट्री, कब ये ख़त्म हो जाएगी, कितने दिन पहले मुझे ये चीज़ मंगवा लेनी चाहिए कि मेरा काम जो है प्रोसेस बंद ना हो, मेरे कस्टमर ना रुकें, ठीक है, उनको वेट ना करना पड़े। ये सारी प्लानिंग और फोरकास्टिंग की वजह से भी आप करते हो। उसके बाद है जी टाइम सेविंग, के वक्त बचाने के लिए आप करते हो। मरूज़ी आ सकती है, शॉर्ट आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग में भी डाल सकता है, उसकी मर्ज़ी, क्योंकि आज ज़्यादा लेंथी लॉन्ग जो है वो नहीं आते हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में। कैलकुलेशन आएँगी वो मैंने बता दिया था, रिस्क एंड रिटर्न वाले में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और वो सारी चीज़ें। मैं एक बार फिर मज़ीद जब एग्ज़ाम करीब होंगे तो जो है ना वो गैस वीडियो बनाऊँगा हर एक मॉड्यूल की लॉन्ग शॉर्ट के तौर पे, एमसीक्यूज़ के तौर पे, तो वो देख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद आगे टॉपिक नंबर 157, इन्वेंटरी मैनेजमेंट है क्या? वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ परचेजिंग विच इज़ कॉल्ड प्रीकोरमेंट्स प्रोसेस, यानी कि जो आपकी इन्वेंट्री है ना उसके लिए जो मटेरियल होता है उसको ख़रीदने का नाम जो है ना परचेजिंग का प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है? प्रीक्योरमेंट प्रोसेस कहलाता है। रिकॉर्डिंग द इन्वेंट्री एंड कीपिंग अ सर्टेन लेवल, अब जो इन्वेंट्री होती है उसको रिकॉर्ड करना और एक सर्टेन लेवल पे उसको लेवल के ऊपर रखने के लिए जो है ना वो आप करते हो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो आपको स्टॉक जो है ना उसके आउट होने से बचा देती है, ठीक है। स्टॉक आउट की जो है ना सूरत पैदा नहीं होती अगर आप अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो। प्रोसेस ऑफ प्रीकोरिंग, जो ये जो खरीदने का जो प्रोसेस है ना इन्वेंट्री को, विच स्टार्ट विद दी बाय बिन कार्ड, जो बिन कार्ड से स्टार्ट होता है। बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड इज़ अ कार्ड होता है, पेस्ट किया जाता है एक डब्बे के ऊपर, जिसके अंदर आपने जो है वो कोई भी आपका मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। डब्बे से मुराद ये ले लो कि 20 कमरे हैं, हर एक कमरे के अंदर ना 20-20 बड़े-बड़े कार्टन पड़े हुए हैं, ठीक है। हर कार्टन के अंदर ये चीज़ें हैं, तो हर एक चीज़ का कार्टन के ऊपर कोई ना कोई उसके अंदर मौजूद तादाद लिखी होती है, ताकि जब उसमें से कोई बंदा तादाद निकालेगा तो उसके अंदर अब 20 की बजाय 19 हो गई तो ऊपर 19 मेंशन करेगा। फिर नई स्टॉक के अंदर वो बिन कार्ड ये बताते हैं ताकि पता हो कि कितनी इन्वेंटरी रह गई है, कितनी ना रही है, ये वो सारा कुछ। तो इन स्टॉक एंड वट एवर आइटम ऑफ इन्वेंट्री जो है इज़ एडेड किए जाते हैं इन दैट बिन के अंदर, दैट बिन कार्ड इज़ अपडेटेड, उसको अपडेट कर दिया जाता है। एंड व्हेन जब आइटम आर टेकन आउट ऑफ दैट, और जब उनमें से बाहर निकाल लिया जाता है बिन, द बिन कार्ड इज़ आल्सो अपडेटेड हो जाता है। बिन कार्ड शोज़ अ सर्टेन लेवल ऑफ रीऑर्डरिंग, अब ये जो बिन कार्ड होता है ना उससे आप रीऑर्डर करने का, यानी जब आपको पता होता है ये कार्ड है, इस वाली इन्वेंट्री की अमाउंट कम होने जा रही है तो आप रीऑर्डर कर देते हो अपनी दोबारा इन्वेंट्री को, तो द न्यू ऑर्डर इज़ जनरेटेड, तो फिर जब वह नया ऑर्डर जनरेट कर दिया जाता है। रिक्विजिशन इज़ जनरेटेड, तो इस तरह से ये जो दोबारा जो रीऑर्डर करने का जो अमल है ना इसको रिक्विजिशन और इज़ जनरेटेड, रिक्विजिशन कहा जाता है। रिक्विजिशन का मतलब है प्लेसिंग ऑर्डर टू परचेज गुड, परचेज करने के लिए चीज़ों को ऑर्डर प्लेस करने का नाम रिक्विजिशन कहलाता है। वो कहता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्विजिशन, इस रिक्विजिशन की बेस के ऊपर ऑर्डर टू परचेज न्यू इन्वेंट्री, यानी ऑर्डर से लेके परचेज करने तक का जो ये न्यू इन्वेंट्री का नाम है, आइटम इज़ प्लेस की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड परचेज ऑर्डर, तो इसको परचेज ऑर्डर कहते हैं। क्या होता है परचेज ऑर्डर?
ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिक्विजिशन, और इस रिक्विजिशन की बेस के ऊपर ऑर्डर टू परचेज न्यू इन्वेंट्री, नई इन्वेंट्री परचेज करने का ऑर्डर देने का जो नाम है ना, आइटम को प्लेस करने का, उसको आप परचेज ऑर्डर कहते हो। अब ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है जी? एबीसी एनालिसिस दरअसल ना आप जो है वो अपनी इन्वेंट्री के अंदर करते हो। उसके अंदर ये करते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ए लेवल में जो बहुत बड़ी अमाउंट जिनके लिए रिक्वायर होती है और वो तादाद में बहुत थोड़ी आती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दरमियानी लेवल की होती हैं, ठीक है? यानी कि एक दरमियानी सी लेवल की अमाउंट आप दे के दरमियानी तादाद में चीज़ें ले लेते हो। कुछ होती हैं ग्रुप सी वाली चीज़ें, ये जो सी वाली चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी अमाउंट के साथ बहुत बड़ी तादाद में आप जो है वो हासिल कर सकते हो। तो सी वाली जो चीज़ें होती हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, प्राइस कम होती है। बी वाली की मेडॉक्री होती है, दोनों चीज़ें लेवल पे होती हैं। जितना पैसा लगाओगे उतनी की वो आ जाती हैं। लेकिन जो ए लेवल पे होती हैं, वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होती है, चीज़ बहुत थोड़ी आती है, ठीक है? तो इस तरह से आप हमेशा अवॉइड करते हो कि ऐसी ए ग्रुप वाली चीज़ें उनको कम से कम रखो, ताकि पैसा जो है वो आपका स्टॉक में ना पड़ा रहे, ठीक है? और जो सी वाली आइटम होती है उनको ज़्यादा रख के और ज़्यादा चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बना के आप उसको प्रोसेस में लेके और उसको फाइनल गुड तक बेचने से लेके आप सेल जो है वो बना रहे होते हो। इट इज़ अबाउट मैनेजिंग, इससे मुराद एबीसी से मुराद मैनेज करना होता है इन्वेंट्री को एक रेफरेंस के हिसाब से कि उनकी क्वांटिटी इन्वेंट्री की क्या है और उसकी अमाउंट जो है वो क्या इन्वॉल्व है उस उस जो है ना। अब ये वो सवाल आ सकता है कि होल्डिंग, अब ये जो आखिर में उसने कहा है ना लफ्ज़ इन्वॉल्व्ड इन होल्डिंग द इन्वेंट्री, ये बहुत ज़रूरी बात की है उसने। कैसे वो कह सकता है कि ए बी सी एनालिसिस के अंदर आप लोग किस चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हो कि वो किस चीज़ को फोकस करती है, होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, या क्या चीज़? तो जो होल्डिंग कॉस्ट होती है ना, उसको ये करती है, मुख्तलिफ तरह की टोटल कॉस्ट ये वो कह सकते हैं। तो होल्डिंग कॉस्ट से मुराद है कि जो चीज़ ज़्यादा बड़ी मिकदार में पड़ी हुई है, जो कम इस्तेमाल में आती है, जो बिकेगी कम, ठीक है, और वो स्टॉक में पड़ी हुई, तो वो आपको एज अ होल्डिंग कॉस्ट के तौर पे पड़ रही होती है उसकी, ठीक है, कीमत, कॉस्ट। अब ग्रुप ए के अंदर मोस्ट एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, आइटम होती हैं, और जिनको जो है वो लेस क्वांटिटी के अंदर जो है वो रखना चाहिए आपको, ठीक है, और उनकी कम ज़रूरत होती है, इनके ऊपर पैसा ज़्यादा लगता है। उसी तरह बी जो चीज़ें होती हैं ना, वो एवरेज कॉस्ट की होती हैं आइटम, और एवरेज ही क्वांटिटी उनकी आपको रखनी चाहिए। और जो सी वाली चीज़ें होती हैं ना, वो चीप सस्ती चीज़ें होती हैं, और बहुत बड़ी अमाउंट में जो है वो उनकी क्वांटिटी जो है वो रिक्वायर होती है। अब ये देख लो यहाँ पे, अब जो ए कैटेगरी वाली चीज़ें थी ना, उनके ऊपर जो है ना वो उनकी तादाद तो थोड़ी थी, यानी 10 थी, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आइटम थे, 10% आइटम, ठीक है? लेकिन उनके ऊपर जो कॉस्ट आ रही थी ना, वो देखो 80% तक जो था ना, आपकी इन्वेंट्री के अंदर लगा हुआ पैसा, वो 80% ए वाली कैटेगरी यूज़ कर रही थी। फिर जो 20 से लेके 50 तक थी ना, वो परसेंटेज बी वाली इन्वेंट्री यूज़ कर रही थी आपकी, ठीक है, क्वांटिटी। लेकिन उसके ऊपर जो कॉस्ट आ रही थी वो तकरीबन 80 से लेके 90 तक, यानी 10 से 1% जो थी वो, या 95 लगा लो, उतनी थी, ठीक है। अब फिर आ गई 50 से लेके 100 तक, यानी कि आधी, पूरी की पूरी सी वाली क्लास थी वो, आपकी परसेंटेज ऑफ एटम मौजूद थे उसके अंदर, और उसके ऊपर कॉस्ट भी आपको सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 95 से 100, यानी 5% जो है वो लग रही थी। तो इस तरह से उसकी तादाद, अमाउंट, क्वांटिटी और जो परसेंटेज होती है ना डॉलर के अंदर, वो आप तब्दील कर रहे होते हो। उसके बाद जी सेफ्टी स्टॉक। वो कहता है ये स्टॉक कैसा स्टॉक होता है? सेफ्टी स्टॉक कौन-सा होता है भई? कहते हैं सेफ्टी स्टॉक का मतलब है दिस स्टॉक इज़ फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को बचाने के लिए इस स्टॉक को रख देते हैं साइड पे एक तरफ। हैविंग अ सेफ्टी, इसके अंदर एक सेफ्टी होती है दैट इन केस न्यू शिपमेंट या ऑर्डर डज नॉट रीच टू द प्रोडक्शन हाउस इन टाइम, देन वी शुड हैव दिस सेफ्टी स्टॉक विद अस। वो कहता है जब आप कोई भी ना आपकी फैक्ट्री के अंदर आप जूते बना रहे हो, उसके लिए खाम मटेरियल माल ख़त्म हो गया फॉर एग्जांपल, तो सेफ्टी स्टॉक आप लोगों ने ऑलरेडी एक स्टॉक जो है वो साइड पे रखा होता है कि अगर आपने जो ऑर्डर किया हुआ खाम माल को वो आप तक नहीं वेयर हाउस तक पहुँचता, तो उससे पहले जो है ना वो आप स्टॉक जो सेफ्टी होता है उस हालत में आपको बचाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। हर बार नहीं होता कि सेफ्टी स्टॉक को ही आप इस्तेमाल कर रहे होते, इतना रिस्की नहीं लेते। सेफ्टी स्टॉक बाज़ का कई सालों तक पड़ा ही रहता है। आप उसको बस रिप्लेस कर लेते हो कि इसको ना अब इसकी मियादी मुद्दत से पहले-पहले, ताकि वरना वो ऐसी सूरत जो कंपनी के अंदर कई बार सालों में कोई एक बार होता है ऐसा कि वो स्टॉक ना पहुँचे, तो इस तरह की हालत पैदा हो सकती है। वैसे सेफ्टी स्टॉक साइड पे रखना ज़रूरी होता है।
उसके बाद है जी रीप्रिक्यूशन ऑफ नॉट हैविंग सेफ्टी स्टॉक यानी स्टॉक आउट। अब अगर आपने ये सेफ्टी स्टॉक ना रखा हुआ तो आपको स्टॉक आउट की सूरत पैदा हो सकती है, यानी कि ऐसी सूरत पैदा हो जाएगी जहाँ पे आपका स्टॉक आउट हो जाएगा, आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, आपके जो कस्टमर होंगे वो बैठे वेट कर रहे होंगे, आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो बंद हो जाएगी चीज़ों की, जब तक आपके पास स्टॉक नहीं आएगा, तो ये वाली सूरत पैदा हो सकती है। वो कहते हैं गुड्स जो है वो बाट ऑन एमरजेंसी। इस सूरत के अंदर फिर आपको एमरजेंसी के अंदर गुड्स बाट करनी पड़ेंगी, परचेज़ करनी पड़ेंगी, और जो कि आपको ज़्यादा महंगी पड़ेंगी, और उससे आपका प्रॉफिट जो है वो कर्टेल हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर एक लीड टाइम होता है, ये भी मरूजी आई हुई है, शॉर्ट आ सकता है। लीड टाइम और लीड टाइम यूजेज के अंदर फ़र्क बयान करो, ये आ सकता है। तो पहले लीड टाइम देखते हैं। द टर्म लीड टाइम इज़ यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड होता है बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर, एक ऑर्डर प्लेस करने से लेके और उस ऑर्डर के गुड्स के रिसीव होने तक का जो टाइम लगा है ना, वो लीड टाइम है। द वेटिंग पीरियड टू रिसीव गुड इज़ लीड टाइम। अब वो जो वेटिंग पीरियड होता है ना, जिसमें वेट किया है आपने उस चीज़ को ऑर्डर करने से लेकर रिसीव करने तक, ये जो है वो आपका लीड टाइम है। वो कहते हैं इन सम केसेस, कुछ हालात के अंदर जो लीड टाइम होता है ना वो बहुत शॉर्ट होता है। इफ़ दिस सप्लायर आर टू बी परचेज, अगर आपने जो सप्लाई करनी है ना उस बंदे ने जिससे आप ये चीज़ परचेज़ की, वो लोकल है, मतलब आपके इर्द गिर्द कहीं शहर पाकिस्तान मौजूद है इधर ही, तो वो 2 से 3 दिनों के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है। लेकिन दूसरी सूरत में ये होता है कि अगर आपने किसी बाहर वाले मुल्क से, चाइना से, किसी और मुल्क से अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करवानी है, तो वो फ़ॉरेन कंट्री से है, तो उसके लिए आपको लीड टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होता है, मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है? तो ये बात है। उसके बाद है लीड टाइम यूसेज। लीड टाइम यूसेज ये है बच्चों, सिंपल बताता हूँ कि आपने ना एक चीज़ ऑर्डर की, अपने स्टॉक जो है ना वो इन्वेंटरी के अंदर आप लोगों ने ना, ठीक है, वो मतलब ये गंदम जो है ना वो 10 मन गंदम आपकी जो है इन्वेंटरी में पड़ी हुई थी, ठीक है? आप लोगों ने अब उस गंदम को और ऑर्डर करना है कि आपके पास 2 दिन का स्टॉक रह गया है। तो उस चीज़ को ऑर्डर करने से लेके उसके 1 दिन के अंदर अगले दिन ही मतलब पहुँचने तक आप लोगों ने उस गंदम को जो 10 मन पहले पड़ी हुई थी, वो कितना हिस्सा इस्तेमाल कर लिया है, वो जो है ना वो लीड टाइम यानी टाइम की तरफ रहनुमाई करता है आपकी यूसेज यानी इस्तेमाल कि आपने अब कितने दिन का आपके पास और स्टॉक बाकी है। इस चीज़ को जज करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो इस चीज़ को, वो लीड टाइम यूसेज कहलाता है। यानी कि इफ़ वी प्लेस एन ऑर्डर, अगर हम एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं टुडे आज, एंड वी रिसीव गुड्स आफ्टर 30 डेज़, और हम 30 दिनों के बाद अगर वो चीज़ रिसीव करते हैं, सो वी शुड हैव इनफ स्टॉक, तो हमारे पास इतना स्टॉक ज़रूर मौजूद होना चाहिए कि हम रेगुलरली अपनी प्रोडक्शन कर सकें आने वाले 30 दिनों के लिए, क्योंकि ऑर्डर तो आज करना आएगा 30 दिनों के बाद, तो हमारे पास इतनी चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो हम 30 दिनों तक उसको चला सकें। दिस इज़ हाउ वी प्लान टू प्लेस द ऑर्डर। तो ये वो चीज़ है जिसको हम जो है वो एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए प्लान करते हैं। अब आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या आता है? इकोनॉमिक से मुराद है मुआशी, ऑर्डर का मतलब है तादाद, क्वांटिटी से मुराद है, ऑर्डर का मतलब है तरतीब, क्वांटिटी से मुराद है तादाद। यानी कि आपके मुआशी जो आपका है ना तादाद, उसकी तरतीब क्या रखोगे आप, यानी कि मुशियत की क्या तरतीब रखोगे? सादा लफ्ज़ों में बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो अच्छे रिज़ल्ट तक पहुँच सकें। वो कहता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटीज़ एक कैलकुलेशन है कंपनियों की, मुख्तलिफ़ तरह की कंपनियों की, कि जो परफ़ॉर्म की जाती है, दैट रिप्रेज़ेंट करती है उनके आइडियाज़, ऑर्डर साइज़, अलोइंग देम टू मीट डिमांड विदाउट ओवर पेंडिंग। यानी कि ये ऐसी चीज़ है कि आप लोगों को जो कंपनियों को ऑर्डर मिल रहे होते हैं ना, उस ऑर्डर को किस तरह से वो एक लेवल पे रख सकते हैं कि उनको जो है वो ओवर पेंडिंग जो है वो ऑर्डर ना हो करना पड़े। ठीक है, आज का ऑर्डर कल निबेड़ रही है, वो कल वाला परसों को कर रही है। तो इस तरह ये जो लेवल होता है ना हर चीज़ का, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है कि आपकी इकोनॉमिक यानी मईशत के आने से और आपके उन ऑर्डरों के साथ उसकी क्वांटिटी के आने जाने का जो है ना, यानी क्वांटिटी से क्या मुराद है यहाँ पे, इन्वेंट्री को देखना, और ऑर्डर से मुराद है आपके जो ऑर्डर आ रहे हैं उनका क्या असर पड़ेगा आपकी क्वांटिटी पे, और उन क्वांटिटी के आने जाने से आपकी मईशत जो है ना यानी इकनॉमी जो है उसके ऊपर क्या होगा, बहाली होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। इस चीज़ का नाम जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाता है। और ये जो है कुछ फैक्टरों के ऊपर अफेक्ट कर रहा होता है, जैसा कि दो थिंग आर कंसिडर इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में। एक होती है कि आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पड़ती है, जो जो कॉस्ट होती है एक ऑर्डर को प्लेस करने पे जो पड़ती है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। मोर ऑर्डर प्लेस करोगे तो ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह एक अर्निंग कॉस्ट होती है कि कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेंट्री, जैसा कि वेयर हाउस के अंदर आपने रेंट सिक्योरिटी वगैरह देनी है लेबर वगैरह की, वो अर्निंग कॉस्ट है आपकी। ठीक है, तो ये अर्निंग कॉस्ट होती है। ठीक है,
उसके बाद कैरिंग कॉस्ट होती है, सॉरी अर्निंग कह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया ग्लासेस लगे हुए। दूसरा जो है ना वो कैरिंग कॉस्ट होती है, वही मैं सोच रहा था कि मैं क्या कह रहा हूँ। कैरिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, कॉस्ट होती है जो, अब देखो जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो तो ऑर्डर करने पे आपको पड़ गई, ठीक है। अब 1 साल में 1 ऑर्डर कर रहे हो, अगर एक ही दफ़ा सारा कुछ मँगवा के रख लेते हो तो भई उससे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट भी तो बढ़ जाएगी ना। तो इस तरह से एक लेवल पे आओ कि आपने जो चीज़ मँगवाई है वो इतने दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, आपको ज़्यादा दिन वो रखने भी नहीं पड़ेगी, कॉस्ट भी कम पड़ेगी, ठीक है। और इस तरह से जो लेवल होता है ना सारी चीज़ों का, वो कैरिंग कॉस्ट, लोडिंग कॉस्ट और आखिर में है जो टोटल कॉस्ट है आपकी, वो इन दोनों को मजमुआ करने से आती है, तो उस चीज़ का लेवल जो है वो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसको बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये जो है ना आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला फार्मूला, वो ये कहता है कि जो एनुअल कॉस्ट होती है ना सालाना, वो लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है, और रीऑर्डर करने की क्वांटिटी की जो कॉस्ट है वो दाएं तरफ है। अब वो कहता है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अगर आपने, मतलब कि ज़ाहिर है जब आपकी कॉस्ट ऊपर थी ना ये ब्लू कलर की, तो वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो ये सिचुएशन बता रही है कि नीचे की तरफ आ रही है, तो अभी ये वो स्टेज है जहाँ पे आपको रीऑर्डर करना पड़ जाती है चीज़ें, ठीक है। और एक होती है आपकी होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट ये होती है कि वो कॉस्ट आपके पास जब तक चीज़ पड़ी है ना, वो बिल्कुल सीधी चलती रहती है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन एक होती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ये होती है कि उस चीज़ को मंगवाने से लेके, यानी ये रेड लाइन है ना, इधर है, ठीक है। इधर आपने चीज़ मंगवा ली बिल्कुल इधर पे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक वो चीज़ आ रही है, 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 आ रही है। यहाँ पे आके ना उसने बिल्कुल ना अपना असल बता दिया कि मैं अब ख़त्म होने वाली हूँ। अब इस जगह पे जब वो आपकी आ गई, ऑर्डर किया हुआ था जो आपने चीज़ों का, वो इस स्टेज पे आया, इसके बाद फिर दोबारा आप लोगों ने ऑर्डर कर दिया, यानी रीऑर्डर हो गया। जब रीऑर्डर कर दिया तो फिर आपकी वो चीज़ दोबारा ऊपर आना शुरू हो गई, मानिए आपकी स्टॉक जो है वो ऊपर बढ़ना शुरू हो गया। जब स्टॉक बढ़ रहा है तो अब देखो कि वो पॉइंट जहाँ पे आके आपका वो होल्डिंग कॉस्ट और आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना, वो बराबर हो जाती है ना, तो वहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना वो बेहतरीन माना जाता है। कि आज की डेट के अंदर मिसाल के तौर पे, ये सिचुएशन वैसे पैदा नहीं होती लेकिन मान लेते हैं, करीब-करीब तो हो सकती है कि आज की डेट के अंदर ही आपका माल फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म हुआ था, और आज ही आपने अपना असल मटेरियल जो पहले ऑर्डर किया हुआ था वो आज ही पहुँच भी गया है। तो इतने अगर विजिलेंट और एक्टिव हो के अगर आप अपने काम को परफॉर्म कर रहे होते हो, तो इसके ऊपर आपको कम से कम टोटल कॉस्ट, कम से कम होल्डिंग कॉस्ट करनी पड़ती है। चीज़ें आ और जा रही होती हैं, तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ जो है वो अपना सेव कर लेते हो। तो ये वाली जो हालत है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहलाती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है डिमांड इन यूनिट, कि आपको कितने यूनिट की डिमांड की ज़रूरत है, उसको आप ज़रब दे देते हो कितने का ऑर्डर आपको पड़ेगा, कॉस्ट क्या आएगी उसके साथ, और उसको ज़रब दे देते हो 2 के साथ। इसका जो जवाब आएगा उसको आप कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी आपने फिर उस चीज़ को जो मंगवाई होगी, ऊपर वाला ये जो बताया था उसने, डिमांड यूनिट को ज़रब दे दोगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डिमांड इन यूनिट से मुझे 2 चीज़ें चाहिए थी, जो ऑर्डर करने की कॉस्ट है वो ₹5 है, तो 5 ज़रबे 2 10 हो गया, 10 ज़रबे 20 तो ये हो गया, 10 ज़रबे 2 तो ये हो गया 20। तो मैं करूँगा 20 तक़सीम, मुझे पर यूनिट की जो कीमत पड़ी है ना वो ₹5 पड़ी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 20 तक़सीम 5, तो 5 एक में 5, 5 चौके 20, तो 4 का जब जज़र लूँगा वो 2 आ जाएगा। तो वो कहता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये बताती है कि 2 वैल्यू के ऊपर आपकी जब 2 रह जाए ना चीज़ 2, ठीक है? तो उस वे ये वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है 2 के ऊपर, कि अगर 2 से कम हुई ना चीज़, फिर खतरे में हो आप। अगर 2 से ज़्यादा भी आप लेवल पे लेके गए ना, फिर भी खतरे में हो। कम हुई तो आपको स्टॉक आउट की ज़रूरत पैदा हो सकती है। अगर 2 से ज़्यादा आपको दिन निकल गए जाते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ को रखने में लग रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जो होल्डिंग कॉस्ट है वो पड़ेगी। अगर एग्ज़ैक्ट 2 के ऊपर आपने रखी हुई है चीज़ के लेवल को, यानी कि आपकी चीज़ जो है वो 2 दिनों के अंदर जब ख़त्म हो जाती है, तो 2 ही दिनों में आ भी जाती है स्टॉक के अंदर, तो ज़्यादा दिन आपको होल्डिंग नहीं करना पड़ती। तो इस चीज़ का नाम जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, और इसका फार्मूला पता होना चाहिए। ऑर्डरिंग कॉस्ट को ज़रब देना होता है डिमांड इन यूनिट्स में, उसको 2 के साथ ज़रब देके डिवाइड कर देना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ, और ये जो जज़र होता है वो आ जाता है। उसके बाद आ गया जी हमारे पास इन्वेंट्री के लेवल कुछ होते हैं जी। इन्वेंट्री लेवल में सबसे पहला मैक्सिमम लेवल होता है, ठीक है। उसके बाद एक एवरेज लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और डेंजर लेवल। पता होना चाहिए तरतीब भी सारा कुछ। मैक्सिमम लेवल वो लेवल होता है, द लेवल अबव विच, कि जिससे ऊपर वी शुड नॉट हैव इन्वेंट्री, उससे ज़्यादा फिर हमें इन्वेंट्री नहीं रखनी चाहिए। मैक्सिमम लेवल यही है कि सबसे ज़्यादा जो है ना इन्वेंट्री का स्टॉक हमने रखा हुआ है, अब उससे ज़्यादा रखोगे तो फिर वो महंगी पड़ेगी, बिकॉज़ क्योंकि अबव दिस लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री विल इंक्रीज़, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लॉस होगा, डैमेज हो सकती है आपकी इन्वेंट्रियाँ, तो ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। उसके बाद है मिनिमम लेवल, द लेवल बिलो विच इन्वेंट्री शुड नॉट बी कीप्ड। अब जो मिनिमम लेवल है ना, ये वो लेवल है जिससे कम आपने लेवल नहीं रखना, उससे कम रखा तो फिर नुकसान हो सकता है।
ठीक है, आपको किसी भी तरह की सूरत का सामना करना पड़ सकता है। मिनिमम लेवल यही है कि इससे कम नहीं रखना मैंने, ये मेरा मिनिमम लेवल रहेगा। उसके बाद है डेंजर लेवल। वो कहते हैं मीन जो डेंजर लेवल है वो मिनिमम के बाद आता है। मिनिमम लेवल इज़ द नॉर्मल लेवल होता है, रूटीन के मुताबिक लेवल पे चीज़ें चल रही होती हैं, जो कि रीच कर रही होती हैं हर टाइम। व्हेन वी परचेजिंग इन्वेंट्री, जब हम परचेज़ करते हैं इन्वेंट्री को यूजिंग इट इन आर प्रोडक्शन, तो उसके अंदर फिर जो है ना वो मिनिमम लेवल के अंदर वो आ और जा जो रही होती है ना चीज़ें, वो अपने लेवल पे जा रही होती हैं, ना ही हमें कमी का सामना होता है, ना ही ज़्यादती होती है, मिनिमम में। लेकिन अगर मिनिमम लेवल से कम लेवल पे अगर हम पहुँच गए तो वो डेंजर लेवल है, उस लेवल से नीचे हमारे लिए ख़तरा है। वहाँ पे अगर हम चले गए तो हमें इमरजेंसी चीज़ों को जो है वो मतलब कि बाय करना पड़ेगा, जहाँ पे अब बाय करेंगे तो फिर हमें कॉस्टें पड़ेंगी। अगर वो चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल ना भी मिली इमरजेंसी तौर पे, तो हमें जो है वो सामना करना पड़ सकता है कि स्टॉक आउट हो जाएगा, सिचुएशन में बंद हो जाएगा काम, बंदा खड़े रह जाएँगे, ठीक है, मुँह की तरफ देखते रह जाएँगे आपके कस्टमर, चीज़ें जो है वो आपको अवेल ही नहीं होनी। उसके बाद है एवरेज लेवल। एवरेज लेवल होता है कि इन्वेंट्री जो है ना वी कैरी करते हैं एक एवरेज लेवल के ऊपर। वी शुड ऑलवेज़ हैव ए नॉर्मल सिट रूटीन के अंदर एवरेज लेवल रखना पड़ता है। लेवल वी मेंटेन, इसके ऊपर जो है वो हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। रीऑर्डर लेवल क्या होता है? दिस लेवल इज़ डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द लीड टाइम ऑफ प्रीक्योरमेंट एंड लीड टाइम ऑफ यूजेज। अब रीऑर्डर लेवल वो लेवल होता है जिसके ऊपर आपने दोबारा अपनी इन्वेंट्री को रीऑर्डर करना होता है। अब वो क्या होता है, वो पहले लीड टाइम यूजेज और लीड टाइम जो है ना उसको आप देखते हो, यानी कि कितना टाइम लग जाएगा मुझे मेरी चीज़ तक पहुंचने तक, और उस टाइम के दौरान मेरा कितना स्टॉक इस्तेमाल हो जाएगा। तो इतने दिनों के अंदर और इतनी दिनों में इस्तेमाल होने वाली इन्वेंट्री जो है वो जब पूरी हो जाएगी तो वो कहते हो आपके इस वक्त आप मुझे रीऑर्डर कर देना चाहिए, वरना अगर इससे ज़्यादा टाइम मैंने लिया तो फिर मेरे पास जो है वो ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि जहाँ पे मेरा काम रुक जाएगा और मुझे तक चीज़ को पहुँचने तक या स्टॉक को पहुँचने तक टाइम जो है वो जो एग्जैक्ट लगना है तो वो जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। कैश मैनेजमेंट क्या है जी? कैश से मतलब है कि करेंसी जो हम होल्ड करते हैं, पर्पज़ होता है हमारा होल्ड करने का कि हमने पेमेंट करनी होती है। होल्डिंग कैश जितना ज़्यादा आप अपने पास रखोगे ना, वो भी अच्छी बात नहीं है। वो इसलिए आज से कि आप तो फिर पैसे को पास रखे हुए बैठे हो, तो पैसा तो इन्वेस्टमेंट होगी तो ही प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ना, प्रॉफिट आएगा ना पैसे में से, ठीक है? तो इसलिए जो है वो ज़्यादा पैसा रखना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। कैश इन हैंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि ज़्यादा अगर पैसा रखा हो तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, याद रखना है। तो कैश इन हैंड होता है आपके पास, पीटी कैश होता है जो आप पॉकेट में रखते हो, बटुए में बटुए में रखते हो, जिसको पर्स भी कहते हैं, ठीक है? तो उसके अंदर आपने पैसा रखा होता है जो बाज़ औक़ात, ठीक है? तो वो जो पीटी कैश होता है जिसको फ़ौरन आप निकाल के अदा कर सकते हो, तो वो हो गया, या पैसे हो गए। बैंक में अगर कैश मौजूद है वो भी आपका कैश ही कहलाता है, ठीक है? कैश कन्वर्टिबल यानी चेक वग़ैरह आपको मिले हुए हैं मुख्तलिफ़ तरह के, या आप अपना चेक इश्यू करके रख लेते हो, या मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो आपसे कोई चीज़ें लेके गई हैं, वो चेक दे के चली जाती हैं, तो वो जो चेक वग़ैरह भी होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? कैश कन्वर्टिबल जो है ना वो आपके जो है वो भी कैश ही कहलाते हैं। व्हाई वी नीड कैश? कैश की क्यों ज़रूरत होती है भई हमें? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन बिज़नेस विदाउट कैश। कैश के बगैर बिज़नेस चलाना मुमकिन नहीं है। वी कैन रन बिज़नेस ऑपरेशन विदाउट कैश। हम नहीं रन कर सकते बिज़नेस ऑपरेशन को कैश के बगैर। अब कुछ टेक्निकल इंसॉल्वेंसी जो है ना उसकी सूरत पैदा हो सकती है कि बिज़नेस चल रहा है, ठीक है, आप लोगों ने उधार इतनी दे दी लोगों को कि बेशक आपका प्रॉफ़िट है, आपकी कंपनी अच्छी जा रही थी, लेकिन उधार वगैरह इतनी दे दी कि आपके पास पैसा नहीं बचा। तो उस सूरत के अंदर भी आपका जो है वो कैश आउट हो सकता है। उस कैश आउट होने का जो नाम है वो टेक्निकल इंसॉल्वेंसी कहलाता है, ठीक है? जहाँ पे आपकी कंपनी ठीक जा रही है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने पैसे इधर-उधर ऐसे फँसा दिए कि आपके पास अब पैसे नहीं रहे, ठीक है? कैश जो है ना वो वर्किंग कैपिटल नहीं रहा, तो उसकी वजह से तो आपके पास टेक्निकल इंसॉल्वेंसी की सूरत पैदा हो सकती है। फिर इस सूरत के अंदर आपको मुख्तलिफ़ तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं वहाँ से बोरो या डेट करके अपने बिज़नेस को चलाना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद है कैश मैनेजमेंट के अंदर मोटिव ऑफ होल्डिंग कैश। मुरूज़ी आई हुई है, शॉर्ट आया हुआ है कि आप दरअसल पैसा रखते क्यों हैं? आपका मोटिव क्या है? आपका मकसद क्या होता है? सबसे पहले ट्रांज़ैक्शनल मोटिव होता है। ट्रांज़ैक्शनल से मुराद है कि सम ट्रांज़ैक्शंस इन्वॉल्व कैश एंड सम डू नॉट। अब कुछ जो होती है ना ट्रांज़ैक्शंस, वहाँ पे जब आपने कोई पैसे वगैरह देने होते हैं, वहाँ पे आपको कैश इन्वॉल्व होता है, कुछ के अंदर कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है? और उसके बाद है स्पेकुलेटिव। अब ये स्पेकुलेटिव मोटिव है ना, उसके अंदर क्या होता है, कैश कीप्ड टू यूटिलाइज़ द बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़। यानी बिज़नेस के अंदर कोई अगर अच्छा मौका आया है तो उसको यूटिलाइज़ करने के लिए भी आपको पैसा रखना पड़ता है। किसी भी वक़्त जो है ना वो कंटीजेंसी इफेक्टिवली यानी कि ना आप उसको रन करने के लिए करते हो। मतलब ये है कि बिज़नेस के अंदर ना
आपके पास पैसे पड़े होते, आपको ना एक चाहिए थी, एक मोटर लगानी थी पानी वाली, ठीक है। एक बंदा है, उसने ना सेल किया है, कोई अपना बिजनेस को वाइंड अप किया है, और वो मोटर सेल कर रहा है आपको 8,000 रुपये की, बाज़ार में मिल रही है 15 की। तो इस तरह की आपको ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि ज़रूरत आपको भी है मोटर की, आपने लेनी थी। आप बजाय बाज़ार से जाने से, वो बंदा आपसे रब्ता करता है और आपके पास कैश अगर मौजूद है, तो आप उस मौके को, अच्छे अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ करके उससे स्पेकुलेटिवली जो है वो कैश को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह की हालत के लिए भी आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हो। और ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होती है कैश के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की। डायरेक्ट आप पैसे दे रहे होते हो या पैसे नहीं देते, तो वो जो पैसे का लेन देन डायरेक्टली होता है वो ट्रांजैक्शन। अब है प्रिकॉशनरी। ये क्या है जी? वो कहता है कैश होता है फॉर इन फोर्सिएबल सिचुएशन, यानी ऐसी सूरत पैदा हो जाए, नागहानी आफत कोई आ जाए, अल्लाह ना करे, तो इस तरह की सूरत के अंदर आपको प्रिकॉशनरी जो है वो के तौर पे पैसा रखना पड़ता है, ताकि आपको उस सूरत से निपटने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसके बाद हमारे पास कैश साइकिल, CCC। अब ये कैश साइकिल होते हैं तो हम पढ़ चुके हैं मॉड्यूल नंबर 5 के अंदर। कैश साइकिल बराबर होता है RTD प्लस PTD माइनस प्लस ITD माइनस PTD, यानी कि रिटर्न, यानी कि आउट, मतलब कि ना ये होता है आपकी रिसीवेबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर और पेएबल टर्नओवर। दो चीज़ों को जमा कर देना होता है, रिसीवेबल और इन्वेंट्री को, और पेएबल को माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, मतलब कैश साइकिल। हाउ टू इम्प्रूव कैश साइकिल? कैश साइकिल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? वो कहता है रिड्यूस कर दो क्रेडिट पीरियड को, तो आपका वो मतलब इम्प्रूव हो जाएगा पैसा। क्रेडिट पीरियड से क्या मुराद है? रिसीवेबल, यानी कि जो आपने पैसे लेने हैं ना, वो जितने जल्दी आप लोग रिकवर करोगे उतना ही फ़ायदा है। इसी तरह जो पैसे इन्वेंट्री में लगे हुए हैं, उस इन्वेंट्री को जितनी जल्दी आप कन्वर्ट करोगे, एक महीने में 2 3 4 बार आप इन्वेंट्रियाँ मंगवा रहे हो, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे भी आपका फ़ायदा है। लेकिन जो पेएबल होता है ना, पेमेंट करनी होती है आपने, वो आप जितना आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा पे करने का, यानी आपका जो कोई बंदा आपका जो पैसे आपसे लेने हैं उसने, लेकिन वो आपका जो पीरियड है ना, क्रेडिट पीरियड, उसको वो बढ़ा देता है, तो उसमें आपका फ़ायदा है। तो आप ये चाहोगे कि मेरा जो पेएबल पीरियड है ना, यानी पेएबल, अकाउंट पेएबल, वो जितना बढ़ेगा उसमें मेरा फ़ायदा है। 2 चीज़ों के कम करने से जिसमें आपका फ़ायदा है, और एक चीज़ जो आपने देनी है उसके बढ़ाने से आपका जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, मतलब ठीक है, आपका फ़ायदा है उसमें, कैश इंप्रूव होगा। उसके बाद है कैश मैनेजमेंट, जो है ना उसके अंदर कैश बजटिंग होती है। एक बजटिंग बजटिंग करते हो कैश की। कैश बजटिंग क्या है? इट इज़ अ कंपनीज एस्टिमेशन। इसके अंदर ना कंपनी अपनी एस्टिमेशन लगाती है कैश की इनफ्लो की और कैश आउटफ्लो की, एक ख़ास वक्त के लिए, कि मेरा पैसा कितना आएगा कितना जाएगा, इस दौरानिए के अंदर मैं आपका एक एस्टिमेशन लगाता हूँ। सबसे पहले वो बनाती है कि ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या है? कि अमाउंट ऑफ कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, के शुरू के अंदर ना, साल के शुरू में उसके पास कितना अकाउंट मौजूद था, कितना पैसा मौजूद था, वो साइड पे लिख लेती है। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद वो रिसिप्ट करती है, यानी कि उसके ना एंटिसिपेटेड रिसिप्ट इज एडेड। अब जितने भी पैसे आएंगे ना, वो सारे के सारे उस ओपनिंग बैलेंस में क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। जब वो ऐड कर लेगा, अब उसने कुछ जो है ना पेमेंट भी करनी है। जब वो पेमेंट करेगा तो वो सब्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी उस पेमेंट में से, जो ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट के ऐड करने से होता है उसमें से। तो जो ये पेमेंट कर रहा होता है वो दरअसल एप्लीकेशन होती है, यानी आउटफ्लो होती है कैश की। अब ये जब ओपनिंग भी कर लेगा, ठीक है, उसमें ऐड भी कर लेगा अपने रिसीविंग को, और जो पेमेंट है ना वो भी कर लेगा ना, तो पेमेंट करने के बाद अब उसके पास क्लोजिंग बैलेंस वो करेगा कि अब मैं देखता हूँ मेरे पास क्या सूरत हाल रही है। द कैलकुलेशन आफ्टर दिस कैलकुलेशन, अब जो कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन करने के बाद आएगी ना, यानी रिसिप्ट इंक्रीज होगी तो कैश बैलेंस एंड पेमेंट रिड्यूस दी कैश बैलेंस। रिसिप्ट इंक्रीज होगी तो कैश जो है ना बैलेंस, और आपकी जो पेमेंट है ना वो रिड्यूस हो जाएगी द कैश बैलेंस को। तो उस सूरत में फिर सरप्लस या डिफिसिट पैदा हो जाएगा। सरप्लस क्या है? यानी अगर तो आपको ये सारा कुछ करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आपको सरप्लस हुआ है। अगर वो कम आ रहा है जो क्लोज ओपनिंग बैलेंस था, तो फिर जो है वो आपको डेफिसिट हुआ है। तो इसका यही आपने ज़हन में रखना है। इसकी जो कैपिटल बजटिंग की तरतीब होती है कि रूम को ओपन किया, अंदर आए, आपने पैसे चेक किए अपने दराज में, तो वो पैसे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकती है, या है ही नहीं। आपने ओपन कर लिया, ठीक है। ओपनिंग के बाद फिर आपने बाहर गए, आपने पैसे रिसीव किए, आपने रखना शुरू कर दिए। उसके बाद आपने पेमेंट वगैरह थी वो दी, उसके बाद आप दरवाज़े क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह से ये जो है ना, अगर तो वो पॉज़िटिव हुआ है तो सारा प्रोसीजर ये, तो सरप्लस है। अगर डेफ़िसिट हुआ है तो वो कम ही हुआ है तो डेफ़िसिट है। उसके बाद सोर्स ऑफ कैश होते हैं, कैश के जो ज़राए जो है वो कहाँ से आता है?
पहले भी बात कर चुका हूँ, बहुत बार की है, छठे मॉड्यूल में भी अच्छी खासी की थी मैंने, ठीक है। तो सोर्स ऑफ कैश में होता है कि सेल्स जो है ना आपकी, या रेवेन्यू से पैसा आता है, लोन या डेट लेते हो तब भी पैसा आता है, एसेट को सेल करते हो तब भी पैसा आता है आपका, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कैश, यानी कैश को इस्तेमाल करने के लिए आप जो है वो कहाँ-कहाँ पे इस्तेमाल करते हो। सबसे पहले परचेज़ेज़ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें करते हो, गाड़ी, बंगला, मोटरसाइकिल, बाइक जो भी परचेज़ किए बिज़नेस के लिए, उससे एप्लीकेशन है, यानी आउटफ्लो ऑफ कैश है, पैसा जाएगा। एक्सपेंस अदा किए हैं तो पैसा जाएगा। लोन की रीपेमेंट की है तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट की है मुख्तलिफ़ जगहों पे पैसा जाएगा, एप्लीकेशन है। अब डेफ़िसिट और सरप्लस क्या है? अगर तो आपकी कैश इनफ्लो जो है, यानी जो पैसा आया है आपके पास वो ज़्यादा है, कैश के इस्तेमाल होने से यानी आउटफ्लो से, तो हम कहेंगे आप सरप्लस पे बैठे हुए हो, यानी इट विल बी इन्वेस्टेड, आपने ये इन्वेस्ट किया जा सकता है। अगर आपकी कैश आउटफ्लो जो है वो ज़्यादा हो जाए इनफ्लो से, तो इसका मतलब है अरेंजमेंट आर मेड इन एडवांस। आपको एडवांस जो है ना वो अरेंजमेंट करना पड़ेंगी, ताकि आप टेक्निकल इंसॉल्वेंसी से बच सको। तो ये था मॉड्यूल नंबर आपका बच्चों, मॉड्यूल नंबर था आपका 8वां। तो ये पूरे का पूरा मैंने एक्सप्लेन किया, इसमें शॉर्ट बताए, लॉन्ग बताए, एमसीक्यूज़ बताए। तो आप लोगों ने इसको देख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।